और इसका पेरेंट कौन होगा, तो ये होगा, इसका भी पेरेंट ये, इसका भी पेरेंट, इसका भी पेरेंट ये, इन दोनों का पेरेंट ये हो जाएगा। ठीक है। और सिबलिंग्स की मैं बात करूं तो सिबलिंग्स क्या किसको बोलते हैं, सिबलिंग्स उसको बोलते हैं जिसके पेरेंट सेम हो। लाइक बॉडी जो है, उस बॉडी जो है उसकी पेरेंट ये डीव दोनों की पेरेंट कौन है, बॉडी। तो ये दोनों आपस में सिबलिंग हो गए। ये जो भी है H1 है, पैराग्राफ है, जो भी है, इन सब की पेरेंट कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, कौन है, डिव। तो ये सब आपस में सिबलिंग हो गए। तो ये सब जनरल चीजें हैं जब आप यूज करोगे तो। और डोम जो आपकी होती है, डोम ट्री आपने बनाई, कैसे होता है, HTML आया, पार्स करा, पार्स कैसे करा, टोकन में बदला, नोड्स में, फिर ट्री बनी। CSS में भी ऐसा ही होता है, CSS पार्सर आता है और उसको आई मीन टू से स्टाइलिंग रूल्स वगैरह को सेट करता है। स्टाइलिंग रूल से मतलब आपका यहाँ पे ये है कि स्टाइलिंग रूल सेट करने से स्पेसिफिसिटी से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसके कंटेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ। समवन ज्वाइंड। ठीक है। ठीक है जी। तो कुछ ऐसे आप वहां पे चीजों को ऐड करते हो। ठीक है। और फिर जो रेंडर ट्री बनती है, और रेंडर ट्री लाइक लेआउट जो आपकी होती है ना, लेआउट मतलब कुछ ऐसा समझ लो, ये जो नीचे 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 दिखा रहा हूँ मैं, लेआउट का मतलब ये समझ लो, ये जो लेआउट आपका बन रहा है, हेडर क्या है, कहाँ क्या दिखाना है, वो लेआउट बनेगी। और लेआउट बनने के बाद पेंट होंगी वो सारी की सारी चीजें, जो भी कलर वगैरह आपने दी रखी होंगी, एट लास्ट आपको कुछ डिस्प्ले होके मिलता है। मतलब अभी तो मैंने इसमें जेएस कैसे आता है, जेएस का क्या पिक्चर है, वो मैंने डाला भी नहीं है। बट आप इतना समझ गए कि इतने स्टेप्स होते हैं तब जाके आपको कुछ डिस्प्ले होता है। आप अमेजोन पे जाते हो ना क्या, डायरेक्ट आप चीजों को देखने लगते हो, बिल्कुल नहीं। पहले HTML फाइल आएगा, पार्सर आएगा, फिर टोकन्स वगैरह में तोड़ के उसकी ट्री बनेगी। फिर CSS लोड होता है, फिर स्टाइल के रूल्स सेट होते हैं। फिर उन इन दोनों को मतलब जो भी रूल्स आपने सेट करा है उनको आप ट्री के साथ अटैच करते हो। फिर रेंडर ट्री बनती है, लेआउट के रिगार्डिंग बता रहा हूँ मैं। फिर उसको पेंट करा जाता है, जो भी कलर दिया है, एट लास्ट आके डिस्प्ले होता है। तो बैकग्राउंड में ऐसे मोर और लेस चीजें हो रही होती है। अब हम HTML के कुछ क्विक रेफरेंस को देख लेते हैं, जो जो चीजें अभी हम देखने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले HTML एलिमेंट्स। तो वो क्या होता है, डॉक टाइप HTML। अब डॉक टाइप HTML क्या है, आप डिफाइन कर रहे हो किसी डॉक्यूमेंट टाइप क्या होगी, ये मैंने कल बताया था। ठीक है, पार्ट 1 में। फिर HTML हेड, बॉडी, टाइटल, मेटा टैग, जो अच्छा मेटा टैग आप यूज करते हो। मेटा टैग में जो भी जनरल चीजें होती है कि आपकी व्यू क्या है, आपकी विड्थ क्या होगी, जो आप दिखा रहे हो, मेटा डाटा की डिटेल आप इसमें डालते हो, मतलब रैप करते हो। और यहाँ लिखा है कि एवरी HTML पेज स्टार्ट्स विद डॉक टाइप, बिल्कुल इसी पर्टिकुलर टैग से जो भी चीजें होती है वो स्टार्ट होती हैं। एंड देयर आफ्टर क्या, HTML जो है मतलब देते हो कि लैंग्वेज, ये लैंग करके जो होता है ना, यहाँ देते हो इसकी लैंग्वेज वगैरह क्या होगी। हेडिंग्स तो H1 से लेके H6 तक हेडिंग होती है। पैराग्राफ एंड टेक्स्ट तो आप ऐसे देते हो पैराग्राफ वगैरह को, ये पैराग्राफ है। और लाइन को आपको ब्रेक करना होगा, सपोज कर लो ऐसी है कि ये लाइन और इसके जस्ट बाद फिर से कुछ आ रही है, लाइक कोई लाइन वगैरह आ रही है। ठीक है। और आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर लाइन जो है ना वो मूव होके नीचे चली जाए, तो आप BR टैग का यूज करना। और आप चाहते हो कि दो चीजों के बीच में कोई हॉरिजेंटल लाइन बन जाए, जैसे यहाँ पे कोई एक लाइन बनी है ना, कुछ ऐसी दो चीजों के बीच में कोई लाइन बन जाए, अगर आप ये देना चाहते हो तो आप ये HR टैग करके जो है उसका यूज बहुत ही इजीली यहाँ पे आप कर सकते हो। हाँ जी, किसी ने कुछ मैसेज वगैरह करा क्या। सर आई कांट हियर यू, इज द प्रॉब्लम PC। आप एक काम करो, ये मैंने यहाँ पे एक लिंक दे रखा है यूट्यूब का, यहाँ जाके ज्वाइन कर लो, यूट्यूब पे लाइव बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने लिंक दिया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। खैर, फिर उसके बाद आप समझ गए P टैग, BR टैग, HR टैग क्यों यूज करते हैं। देखो इन दोनों के बीच में ये लाइन है ना, देखो वाइट सी कुछ दिख रही है आपको, ऐसी लाइंस आप कैसे देते हो, तो HR से देते हो। आप HR टैग देते हो तो वहां दो कंटेंट के बीच में लाइन आती है। एट्रीब्यूट्स, तो एक टैग में एट्रीब्यूट्स आप दे सकते हो, क्या क्या, ID दे सकते हो, क्लास दे सकते हो, स्टाइल दोगे, इनलाइन स्टाइल देने के लिए, टाइटल दे सकते हो आप, लैंग करके जो होती है लैंग्वेज के लिए वो दे सकते हो, सोर्स, HRF, ये सब तो जो है ये आपकी HRF वगैरह एंकर टैग के लिए होती है, और ये इमेज वगैरह में आती है। ठीक है। एंड देयर आफ्टर CSS आपकी इनलाइन होती है, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है। ठीक है। टाइप्स तो और भी हैं बट फिलहाल के लिए इतना जान लो काफी है। ये सारी आपकी क्या है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है। लाइक बी, आपकी बी से बोल्ड हो जाती है। स्ट्रॉन्ग, जब आपको इम्फेसिसाइज करके कुछ दिखाना होता है ना, उसको हाईलाइट करके, तो आप स्ट्रॉन्ग का यूज करते हो, इससे इटैलिक हो जाती है आपकी चीजें। स्मॉल मार्क एटसेट्रा एटसेट्रा। कलर्स आप जनरल कलर्स डायरेक्ट दे दो, स्टाइल इक्वल टू जैसे देते हो कलर इसका रेड ब्लू जो देना है, या फिर आप हेक्स में दे सकते हो, या फिर 8 GB में भी दे सकते हो। ये इसकी टाइप्स वगैरह है, मतलब कैसे कैसे दे सकते हो। और ये आपकी लिंक टैग होती है यहाँ पे।
ठीक है, हाइपर लिंक इसको जनरली हम बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, हाइपर लिंक आप इसको बोलते हो, और यहीं पे आप इसका यूज कर सकते हो टारगेट वगैरह देके कि अच्छा आप ये दे रहे हो ना, गौर करना, इंपॉर्टेंट चीज है। एंकर टैग तक तो ठीक है कि आप एचरेफ में देते हो, आपको जाना कहाँ है, बट कई बार क्या होता है कि आप कुछ क्लिक करते हो और जिस चीज को आपने क्लिक करा है वो किसी दूसरे टैब में जाके खुलेगा। ठीक है, और कई बार होता है आप जिस पेज पे हो उसी पेज में वो पर्टिकुलर चीज खुल रही है, तो वहां क्या होता है, वहां जो टारगेट होता है ना वो कुछ देते नहीं हो, जनरली टारगेट डिफाइन नहीं होता, बट अगर आप टारगेट दे दोगे तो ये किसी और टैब में खुलेगा। यहाँ टारगेट मतलब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो कहाँ खुलोगे आप। फिर इमेज टैग होता है, इसमें सोर्स होता है, एट्रीब्यूट। अल्टरनेटिव के लिए अर्थ देते हो, इसमें आप जनरली टेक्स्ट दे देते हो, फॉर सपोज करो किसी रीजन के वजह से इमेज आ नहीं पाया, आप वहां तक पहुंच नहीं पाए, तो आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे दोगे। ये एक्चुअली है क्या, कंपनी की लोगो है, इसकी विड्थ क्या है, हाइट क्या है, तो स्टाइल है, बट अल्टरनेटिव टेक्स्ट का यही यूज है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाती है ये। टेबल्स कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले टेबल टैग देते हैं, फिर टेबल देखो, ये टेबल है सपोज कर लो आपके पास, ये टेबल है, तो टेबल में क्या क्या होंगी, रोज होंगे। ठीक है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, हर रो में डाटा होगा, और एक रो जो होगा ना टॉप का, वो क्या होगा, वो सिर्फ रो नहीं होगा, मतलब रो तो होगा ही, वो हेडिंग होगी रो की। तो इसी तरह से आप यूज करते हो, सबसे पहले टेबल, उसके अंदर टेबल रो। अब टेबल रो में दो चीज हो सकती है, या तो रो आपकी हेडिंग हो सकती है, या तो रो आपका डाटा हो सकता है। तो फिर टी हेड के लिए आप इसका यूज करते हो, और इसका, और डेटा के लिए डायरेक्ट अगर रो यूज कर रहे हो तो टीडी का यूज करते हो। और ये टेबल बॉडी डिफाइन करने के लिए, और ये उसका फुटर। खैर, लिस्ट दो होती है, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड, ये मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ठीक है, और पेरेंट में आप अगर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखनी है तो पहले लिखोगे अनऑर्डर्ड, और इसके अंदर आपको लिस्ट डिफाइन करनी है तो आप ऐसे लिखते हो एल आई, जो कंटेंट देना है, टैग को क्लोज करो, और फिर इस यू आई टैग को, यूएल टैग को भी आप क्लोज कर दो, कुछ ऐसा। तो आप ऐसे देते हो यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इसके ऊपर पक्का आते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, आ भी रखें। ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट क्या है, सबसे पहले देखो अब ब्लॉक एलिमेंट क्या है, डिव, सेक्शन, आर्टिकल। आई नो अभी समझने में थोड़ी इशू होगी, बट मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ और समझ आएंगे, फिलहाल के लिए ये तो बस इंट्रो है। तो जी डिव का क्या सीन है ना यहाँ पे, कि डिव फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि ये लाइन है यहाँ पे। ठीक है, पूरी लाइन है जो आपकी ब्राउजर में दिख रही है। अगर आपने div यूज करा है, सपोज कर लो आपकी स्क्रीन जहां आप यूज कर रहे हो, ये आपकी स्क्रीन की विड्थ है इतनी सी। ठीक है, तो अगर आपने ब्लॉक वाले एलिमेंट्स यूज करें, लाइक div के अंदर कुछ डिफाइन करा है, सेक्शन के अंदर या आर्टिकल के अंदर या और भी हैं, अगर आपने उसके अंदर करा है ना, तो भले ही सपोज कर लो इतनी जगह खाली रह जाए, ठीक है, भले ही आप सिर्फ इसमें एक वर्ड डिफाइन करते, बट वो पूरी की पूरी लाइन लेगी, विड्थ अपनी पूरी की पूरी लाइन में रखेगी। उसी जगह पे अगर आप कुछ इनलाइन यूज करोगे ना, तो इनलाइन सिर्फ उतना ही विड्थ लेता है जितनी की उसको जरूरत है। अब सपोज कर लो ये आपकी इनलाइन है, एक वक्त के लिए सपोज कर लेते हैं यही लाइन आपकी इनलाइन है। ठीक है, मतलब इनलाइन टैग का यूज करके आपने दिया। इनलाइन टैग कौन कौन सी, स्पेन के अंदर जो लिखोगे उसकी डिस्प्ले इनलाइन होती है, या फिर एंकर टैग, या फिर ये स्ट्रॉन्ग वगैरह के अंदर। खैर, तो जब आप इनलाइन टैग दोगे ना, तो सपोज कर लो अगर वो सिर्फ एक वर्ड है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो पूरी की पूरी लाइन को ही लेगी, बिल्कुल नहीं, वो बस इतना ही लेगी जितना उसे लेना है। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस होता है कि जो आपकी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो पूरी की पूरी लाइन ले लेती है, और इन लाइन को जितना लेना है लाइक उतनी ही लेगी। लाइक आपने एक वर्ड लिखा है तो सिर्फ वो इतना ही लेगी। बट अगर आप ब्लॉक यूज कर रहे हो तो भले आपने एक वर्ड लिखा है, बट वो पूरे के पूरे विड्थ को कवर करेगी। ठीक है, तो ये जनरली डिफरेंस होता है। और div और span में जनरल तो यही डिफरेंस है कि div आपकी होती है ब्लॉक एलिमेंट, और ये आपकी इनलाइन एलिमेंट होती है, इनलाइन डिस्प्ले दिखाती है, कि मतलब इनलाइन डिस्प्ले की प्रॉपर्टी वगैरह दिखाती है। एंड देयर आफ्टर क्लास एंड आईडीज, तो क्लास और आईडी क्या है, एट्रीब्यूट है। जैसे यहाँ टैग के अंदर आपने स्टाइल दिया है, ठीक है, यहाँ देखो आईडी दी है, क्लास दिया है आपने, तो ये एट्रीब्यूट है। और इसका यूज क्या है, इसका यूज करके आप टारगेट करते हो स्टाइल वगैरह, या फिर मैनिपुलेशन करना हो तो जेएस का यूज करके आप कर सकते हो। तो बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, गौर करना, क्लास जो होती है ना आपकी, क्लास कई सारी हो सकती है। ठीक है, क्लास की डुप्लीकेट्स हो सकती है, इन शॉर्ट क्लास की डुप्लीकेट्स हो सकती है, बट आईडी की डुप्लीकेट नहीं देते हम। देखो लिखने का तो आप 10 इंट्रो नाम से आईडी बना दो, बट ऐसा करते नहीं हम जनरली। ये जो कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें, तो जो आपकी आईडी होती है ना, यहाँ पे जो आईडी होती है एक्चुअली आपकी, वो आईडी यूनिक होनी चाहिए। क्लास सेम हो सकता है, अगर
एक पी टैग है, इसमें आपने क्लास हाईलाइट दिया है तो दो चार पी टैग में भी आप हाईलाइट दे सकते हो, मतलब जो जो हाईलाइट से जुड़ी हुई होंगी वो। बट आईडी सबकी डिफरेंट रखना इंपॉर्टेंट है, आईडी यूनिक होनी चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है। एंड देयर आर क्लास एंड आईडीज, उसके बाद आई फ्रेम्स आते हैं। कई बार आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स पे कि यूट्यूब की वीडियोस उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे एम्बेडेड होती है, कैसे हो रहा होता है? तो इस टैग के वजह से होता है। HTML5 में ये दिया गया था शायद, आई फ्रेम। और इसमें आप सोर्स में अगर यूट्यूब वीडियो की लिंक कॉपी करके डाल दोगे ना, तो यूट्यूब वीडियो की जो मतलब यूट्यूब वीडियो जो है वो वहाँ के आई मीन टू से एम्बेड हो जाता है। यही सोर्स देते हैं, देखो किसी यूट्यूब वीडियो का यहाँ पे सोर्स दिया गया है, वीडियो का लिंक कॉपी करके हाइट विड्थ जो दोगे उसी के अकॉर्डिंग आपके साइट पे चलेगी। फॉर एग्जांपल, आप जब जाते हो अपने डैशबोर्ड में, ठीक है, जो भी कोर्सेस आपने ले रखी होंगी सबकी वीडियोस आती हैं। सपोज कर लो मैड वन में आप वीक टू में गए तो HTML की वीडियो है, तो वहां देखते हो जो वीडियो होती है वो वीडियो एक्चुअली अपलोडेड कहाँ है, यूट्यूब पे अपलोडेड है। बट वो दिख कहाँ रही है, तो आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में दिख रही है। कैसे? इसी पर्टिकुलर लिंक की हेल्प से, आई मीन से इसी पर्टिकुलर टैग की हेल्प से, यूट्यूब वीडियो की लिंक कॉपी करके यहाँ पे उन्होंने डाल रखी है। ठीक है। और सिमेंटिक टैग्स तो आपको पता ही है, रोल वगैरह ये डिफाइन करते हैं और SEO के लिए बहुत बेहतर है ये। ठीक है। एक्सेसिबिलिटी बढ़ाता है, तो पक्का इसका यूज करना। हेडर, नेव बार, मेन सेक्शन, आर्टिकल है, साइड फुटर, ये सारे सिमेंटिक टैग्स के अंदर आते हैं। तो ये तो मैंने कल अच्छे से बताया था। HTML एंड CSS, तो HTML CSS लिंक स्टाइल, देखो CSS आपकी, अगर आपने एक्सटर्नल CSS यूज करी है किसी और फाइल में ना, तो क्या होता है कि आप उसको टैग कर देते हो। कैसे? लिंक टैग से। ठीक है। HTML वाले फाइल में आप लिखते हो लिंक, और उसमें सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है कि रिलेशन क्या है, मतलब किस टाइप की, तो आप बोलते हो अच्छा ये स्टाइल सीट होगी। उसके बाद आप href टैग देते हो और उसमें आप देते हो कि आपके फाइल की लोकेशन क्या है, नेम क्या है, जो भी है वो। और स्टाइल टैग में जब आपको यूज करना होता है इंटरनल CSS, जिसमें आपने HTML लिखा है उसी में यूज करना है, तो स्टाइल टैग के बीच में जो भी आप स्टाइल दोगे, CSS लिखोगे, वो अप्लाई हो जाती है उसी पर्टिकुलर HTML पेज पे। और जावा स्क्रिप्ट में आप एसिंक डिफर, अच्छा इसको रहने देते हैं, ज्यादा हो जाएगा ये फिलहाल के लिए, खैर। और एक चीज और लेआउट से रिलेटेड, अच्छा हेड सेक्शन, इसमें टाइटल होता है, मेटा टैग है, लिंक है, स्टाइल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हेड टैग के अंदर जाते हैं, मेटा डेटा से रिलेटेड या फिर एक्सटर्नल रिसोर्स से रिलेटेड चीजों को दिखाने के लिए। लेआउट में फ्लैक्स बॉक्स इंपॉर्टेंट है, ग्रिड बॉक्स इंपॉर्टेंट है। ग्रिड ग्रिड एक वक्त के लिए छोड़ भी दो, तो एटलीस्ट आपको फ्लैक्स बॉक्स तो पता होना ही चाहिए। अब क्या है इसके यूसेजेस क्या है वो मैं बता दूंगा। तो लेआउट में फ्लैक्स, ग्रिड और डिप वगैरह, सिमेंटिक टैग्स वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट है। फ्लैक्स बॉक्स या ग्रिड बॉक्स देते कैसे हो, तो आपको डिफाइन करनी पड़ती है CSS में कि डिस्प्ले और की टाइप क्या होगी। अगर आपने डिस्प्ले की टाइप फ्लैक्स दी तो उसके रिगार्डिंग बिहेव करेंगी। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए जनरली तो अगर आप बूटस्ट्रैप यूज करोगे तो खुद ब खुद ही रेस्पॉन्सिव हो जाती है। बट अगर आप बूटस्ट्रैप यूज ना भी करो, तो फिर आपने ना अगर खुद से कोर CSS से, जो एक्चुअल CSS होती है उससे उसको रेस्पॉन्सिव बनाना होता है, तो मीडिया क्वेरी का यूज करते हैं। फिलहाल के लिए बस देख लो, हम ऐसे लिखते हैं, तरीका देख लो, मैं जब कोड दिखाऊंगा तो और समझ आएगा। हम लिखते हैं @मीडिया, और इसकी मैक्स विड्थ, मतलब जब इसकी मैक्स विड्थ 600 पिक्सल हो ना आपके स्क्रीन की, तब आप क्या CSS अप्लाई करना चाहते हो। जब वो 1500 पिक्सल हो जाए, लाइक बड़े लैपटॉप पे आप चला रहे हो, तब क्या CSS दोगे। तो उसके रिगार्डिंग हम मीडिया क्वेरीज हैंडल करते हैं, और उसको लिखने का यही तरीका है, @मीडिया, और यहाँ पे प्रॉपर्टी दो, आप कब लगाना चाहते हो। फिर जो आप CSS की प्रॉपर्टी यहाँ दोगे वो तभी अप्लाई होगा जब वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। अब कंप्यूटर कोड कमेंट्स ऐसे कमेंट करते हैं, और जिस किसी भी चीज को आप कमेंट कर देते हो ना, उसको जनरली जो आपकी होती है, आई मीन से जिसको आप कमेंट कर देते हो, उसको आपकी जो HTML की जो पार्सर होती है उसको इग्नोर कर देता है, उसको पढ़ता नहीं है। और ये सिंबल वगैरह के लिए यूज करते हो आप, लाइक कॉपी का सिंबल देना है यहाँ पे, ऐसे देते हो ना, ये कॉपीराइट के लिए, तो उसका उसके लिए आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें। अब इमोजीज वगैरह रहने देते हैं। नॉन सिमेंटिक HTML, सिमेंटिक HTML, फर्क साफ है, मैंने कल भी बताया था। सिमेंटिक का क्या काम है, सिमेंटिक HTML मतलब सिमेंटिक टैग का यूज करना। HTML5 में ये चीजें आई थी जनरली। तो इसका काम है, इसमें जो टैग्स आई ना उसका काम है रोल से डिफाइन करना। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ डिव को पता ही नहीं ये हेडर है फुटर है क्या। हेडर मतलब जो टॉप पे आ रहा है, नैव बार जहाँ पे आप होम वगैरह देते हो नेविगेट करने के लिए, साइड बार हो गया, फिर आपका मेन आ जाता है। मेन कंटेंट के अंदर आर्टिकल, फिगर, पैराग्राफ, हेडिंग जो देना है दो।
और जो सबसे नीचे होता है जहाँ लिखा रहता है कॉन्टैक्ट अस और भी कई लिंक्स डाले रहते हैं उसको हम फुटर बोलते हैं, ठीक है, बहुत सीधी सी बात। और जहां तक मैं इसकी बात करूं सिमेंटिक एचटीएमएल की, तो इसके जो भी टैग्स हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एसईओ फ्रेंडली है, मशीन रीडेबल है, ठीक है। और हर एक का अपना अपना रोल है, अगर मैं जनरल टर्म में बात करूं तो। और सीएसएस से जुड़ी चीजें भी थोड़ी बहुत ही सही मैंने कल देखी थी, बट आज मैं आपको कुछ कुछ दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले इनलाइन सीएसएस ऐसे देते हो आप, टैग में ही दे देते हो। इसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू जो होती है ना वो 1000 होती है, ठीक है, गौर करना। आईडी सेलेक्टर की 100 होती है, क्लास सेलेक्टर की 10 होती है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर की 10 होती है, स्यूडो, अब आप बोलोगे स्यूडो क्लास क्या है, तो अभी बस आप सुन लो कि स्यूडो क्लास कुछ होता है, मैं एग्जांपल दूंगा तो ही ये चीजें समझ में आएंगी। तो उसकी 10 होती है। एलिमेंट या टैग सेलेक्टर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, सूडो एलिमेंट की वैल्यू 1 है। यूनिवर्सल सेलेक्टर आप दोगे तो उसकी वैल्यू बिल्कुल 0 होती है। अब ये सब है क्या? और कॉम्बिनेटर सेलेक्टर और डिसेंडेंट्स वगैरह आप यूज करते हो, लाइक कुछ ऐसा कईयों को साथ में कंबाइन वगैरह कर, या फिर डिसेंडेंट वगैरह, तो वो पर पार्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। बट अगर आप चाहते हो कि जितनी भी अब तक मैंने चीजें डाली है, मतलब स्टाइल करने के लिए जिन जिन को मैंने टारगेट करा है, उन सब से ऊपर भी एक ऐसी चीज है जिसकी स्पेसिफिसिटी जो होती है, स्पेसिफिसिटी जो वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ऐसे जो आप लिख दोगे ना ऐसे एक्सक्लेमेशन साइन और इम्पोर्टेंट, तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी। सबको ये ओवरराइड कर देगा। आप बोलोगे क्या बोल रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। फर्ज कर लो कि यहाँ पे कोई आपकी टैग थी जिसकी आईडी नेव बार है। आईडी को कैसे लिखते हैं, ऐसे हैश, आप आईडी दोगे ना जो भी, तो उसको ऐसे लिखोगे। टैग का नेम भी नेव हो सकता है, तो मैंने आईडी दे रखी है, आईडी का नेम कुछ भी दे सकते थे, आईडी का नेम। देखो मैंने आईडी का नेम भी दिया है, क्लास का नेम भी दिया है। क्लास का नेम कैसे देते हो, तो ये पॉइंट ऐसे करके आप देते हो, तो जो दोगे क्लास का नेम टारगेट होगा। फिर मैंने टैग भी दिया है, फिर मैंने यहाँ पे स्यूडो क्लासेस जो है वो भी दिया है, और मैंने कलर अप्लाई करा है। अब बोलो किस पे अप्लाई होगा, तो यहीं पे ना ये चीजें पिक्चर में आती हैं। अगर सपोज कर लो एक डिव है, उसमें आपने क्या करा है कि सपोज कर लो इस डिव में एक आईडी भी है, मैंने आईडी का नेम दे दिया div1, ठीक है। और मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग करनी शुरू की, मैंने बोला हैशटैग div1 जो कि अपन लोग की आईडी है, मैंने जो यहाँ दिया है div1। और अब मैं स्टाइल कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ कलर बोलता हूँ भाई रेड दे दे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, अच्छा कलर यहाँ रेड ऑलरेडी है, तो मैं बोलता हूँ जी ग्रीन दे दो भाई। मैंने बोला जी ग्रीन दे दो, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, आईडी से मैंने कर, अब मैं क्लास से करता हूँ। सपोज कर लो इसमें एक क्लास भी था, क्लास का भी नेम मैं div1 ही दे देता हूँ, चलेगा समझने के लिए फिलहाल। और इसमें मैंने बोला कलर जो है ना वो स्काई दे दे, कुछ ऐसा मैंने ऐसा बोला है, इसको वायलेट दे दे, स्काई जो भी है। उसके बाद आपने एट्रीब्यूट वगैरह को भी, मतलब एट्रीब्यूट जिसमें टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है, कुछ ऐसा देते हो ना, जैसे बटन में जब भी आपने देखा होगा, जो हम फॉर्म में बटन डिफाइन करते हैं तो उसकी टाइप हम सबमिट देते हैं, तो वैसे भी आप टारगेट कर सकते हो कि ऐसे एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करो जिसमें टाइप इक्वल टू टेक्स्ट दे रखा है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बताओ इसमें भी मैंने डिव के ऊपर कितने तरीकों से सीएसएस अप्लाई करा, एक इनलाइन, दूसरी आईडी से, तीसरी क्लास से, बट अप्लाई कौन सी होगी फिलहाल, फिलहाल तो इनलाइन वाली होगी क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और अगर ये इनलाइन नहीं होती फिर आईडी वाली होती, चूंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो 100 होती है, स्पेसिफिसिटी वैल्यू 100 होती है। फिर क्लास वाली ऐसे करते करते आप नीचे जा सकते हो, और यूनिवर्सल सेलेक्टर को आप ऐसे देते हो, लिखते हो स्टार, और इसके अंदर जो भी सीएसएस डिफाइन करते हो ना वो सब पे अप्लाई हो जाती है यूनिवर्सली, क्या बॉडी क्या पैराग्राफ, लाइक सब पे। इसीलिए इसकी सबसे कम होती है, 0 है मतलब ये मत समझना इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। आप इन सब में से कोई मत दो, सिर्फ इसको दे दो तब ये काम कर जाएगा, ठीक है। और मान लो आप चाहते हो ना कि सब सपोज कर लो यहाँ पे इसकी वैल्यू सबसे कम है, बिल्कुल 0 है, बट आप चाहते हो कि इसमें जो स्टाइल मैंने लिखा है वही अप्लाई हो सारी जगहों पे, तो आप क्या करना, जो भी स्टाइल दोगे, जैसे कलर रेड आप दोगे तो उसके आगे में ऐसे दे देना इंपॉर्टेंट करके। जैसे ही आपने इंपॉर्टेंट दिया तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाती है, तो वो सबको ओवरराइड कर देगा। तो सीएसएस के लिए ये जो भी चीजें थी ये इंपॉर्टेंट थी, जो भी अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन करी, ठीक है। और अब तक तो ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कोड को। तो ये मैं यहाँ कोड, मैंने एक फाइल ली है, देखो आप अगर देख पाओगे तो मैंने एक फाइल बनाई, इसमें दो चीजें, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है।
और मैंने ये फाइल बनाई और यहाँ से लाइव कर दिया था मैंने इसको। अगर मैं इसको बंद करके अगेन करूँ तो देखो मैंने यहाँ से लाइव कर दिया है, और लाइव करा तो ये यहाँ पे आ चुका है। तो अब इसमें मैंने जो भी कल आपको बताया था, पहले मैं उसका बहुत रैपिडली इंट्रो दे देता हूँ ताकि आप बेहतर समझ पाओ। तो मैंने कहाँ से बोला था देखने के लिए, तो मैंने जो बोला था W3 स्कूल पे जाओ, और W3 स्कूल पे जाके आप देखो W3 स्कूल जो है ना, आप HTML करके कुछ ऐसा सर्च कर लो, ठीक है। और मोस्ट ऑफ आप में से कई लोग HTML से परिचित हो, तो डेट्स वाई जो HTML की चीजें हैं उसको मैं बहुत रैपिड वे में बताने वाला हूँ, ठीक है। बट प्रायर टू दैट लेट मी चेक। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। और कुछ पूछना वगैरह हो तो आप चैट में भी डाल सकते हो, या फिर मीट पे तो आप ज्वाइंट हो ही लाइव, तो आप वहां से भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो HTML की जनरल चीजें तो मैंने कल करा दी थी कि ये बॉयलर प्लेट कोड क्या है, ऐसे मतलब क्या क्या हो रही है यहाँ पे चीजें, ठीक है। और फिर अब मैं आता हूँ, आप अगर बिल्कुल ही बिगनर हो तो यहाँ गौर करना मैंने कैसे लिखा। तो मैंने एक्सटेंशन वगैरह इसमें जनरली आती हैं, तो मैंने करा एक्सक्लेमेशन साइन, जैसे ही आप यहाँ डालोगे ना और एंटर करोगे, ये बॉयलर प्लेट खुद जनरेट होके चला आता है। ये आपका मेटा टैग है, इसमें नेम व्यू पोर्ट है, और जो कंटेंट आप दोगे उसकी विड्थ की मतलब जो भी कंटेंट आप दिखाओगे उसकी विड्थ की क्या होनी चाहिए। तो आपने बोला जो डिवाइस की विड्थ है वही उसकी विड्थ होगी। अगर लैपटॉप में देख रहे हो तो उसके विड्थ के अकॉर्डिंग काम करेगा, फोन में देख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। आपको पैराग्राफ देना है तो मैंने लिखा पी, और एक डमी टेक्स्ट होता है, आप लिखते हो लॉरेम, और उसके बाद आपने 20 लिखा ना, तो ये 20 डमी टेक्स्ट आ गए रेंडमली। आप लिखोगे लॉरेम, आप लिखोगे 50, तो देखना 50, अच्छा ऐसा आ गया, वेट थोड़ा यहाँ पे स्पेस देना होगा ना। आप लिखोगे लॉरेम, लॉरेम 80 लिखता हूं मैं, तो देखो 80 टेक्स्ट जनरेट हो गए। आप क्या करना, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में जाना, ये दिख रहा है तो ठीक है, वरना शिफ्ट अल्ट एफ डालोगे तो फॉर्मेट हो जाती है। देखो तो ये लॉरेम और जो भी नंबर दोगे उतनी चीजें आ जाती हैं। और अभी आप अगर देखो तो वही चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो भी है वो तो मैंने मोरलेस आपको करा ही रखी है। अब मैं आता हूँ कहाँ, तो भी अब मैं आता हूँ आपके HTML पे, ठीक है। तो ये रही आपकी HTML, इसमें मैंने बता रखा है एट्रीब्यूट क्या होता है, हेडिंग क्या है, पैराग्राफ क्या है, ठीक है। CSS की चीजें मैं बताऊं तो देखो ये पैराग्राफ है ना, मैं अगर यहाँ पे दे दूं आपकी क्या स्टाइल, मैंने यहाँ दिया, ठीक है। गौर करना, फ़ॉन्ट साइज 20 दिया, कलर ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर रखा है। चलो मैं कोई ऐसा कलर सेलेक्ट करता हूँ अपने इस टेक्स्ट के लिए। अब देखो मैंने इसी पी टैग के ऊपर अपने एक्सटर्नल, देखो कोड करना है, यहाँ दो फाइल्स हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पी टैग को टारगेट कर रखा है कि जो पी टैग है ना उसके ऊपर ये स्टाइल दे दो, कलर ब्लू दे दो, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट जो भी है वो दे दो आप। और मैंने क्या करा, मैंने यहाँ इंटरनल आई मीन टू से इनलाइन सी एस एस भी दे रखा है, ठीक है। अब बताओ कौन सा अप्लाई होगा, तो जाहिर सी बात है मैंने बता रखा है इनलाइन सी एस एस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, तो यही अप्लाई होगा। तो यहाँ देखो कौन सा अप्लाई हुआ, तो ये वाली जो मैंने यहाँ दी थी ना कलर इनलाइन वाली वो अप्लाई हुई। बट अगर ये ना हो, फर्ज कर लो ये ना हो, फिर क्या, फिर जो एक्सटर्नल सीएसएस में है, वो आपकी अप्लाई हो जाएगी। वेट, एक्सटर्नल, अच्छा एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक कैसे करते हो, एक्सटर्नल सीएसएस मतलब किसी मतलब एक फाइल बनाना, नाम कुछ भी दे सकते हो, स्टाइल डॉट सी एस एस, इंडेक्स डॉट सी एस एस, जो भी मन है, और उस फाइल को इसमें इंटीग्रेट कर देना। कैसे, लिंक टैग लेना और href में आप डाल देना आपकी फाइल की नेम, जैसे मेरे फाइल का नाम क्या है, स्टाइल डॉट सी एस एस, मैंने डाल दिया। अब इसमें जो भी मैं सी एस एस लिखूंगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा एट लास्ट आपका। देखो मैंने टेक्स्ट का कलर ब्लू दिया था, तो यहाँ पे ब्लू दिख भी रहा है। तो ऐसे मोर और लेस चीजें चलती हैं। बट अगर मैं इनलाइन दे दूं यहाँ पे, अगर मैं इनलाइन दे दूं तो इनलाइन की चीजें अप्लाई होंगी। व्हाट इफ, देखो ये हो गई आपकी एक्सटर्नल सीएसएस, ये हो गई इनलाइन। एंड व्हाट इफ मैं स्टाइल आई मीन टू से इंटरनल सीएसएस दूं, फिर मैं यहाँ स्टाइल टैग दूं और इसके अंदर अब मैं डिफाइन करता हूँ। मैं यहाँ भी बोलता हूँ पी टैग दो, चलो मैंने इतना कुछ दे दिया। फॉन्ट फैमिली मैंने दे दी 3, मोनो स्पेस, एरिया, सेंसर, जो भी देना चाहो। फॉन्ट की वेट मैंने बोल्ड दे दी, आप कुछ और दे सकते थे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रॉपर्टी होती है, इसके थ्रू आप ट्रांसफॉर्म करते हो। आप अगर अपर केस मतलब लिखोगे तो सब अपर केस में हो जाएंगे, लोअर तो लोअर। लेटर स्पेसिंग, लेटर के बीच में ये दो लेटर है ना, तो इनके बीच स्पेसिंग की बात करिए। सपोज कर लो मैं इसको यहाँ पे 20 कर दूं, फिर देखना कितना ज्यादा बढ़ता है। खैर अभी 2 ही रहने देते हैं।
टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने अंडरलाइन दिया है, मतलब टेक्स्ट को डेकोरेट करना है, जो भी टेक्स्ट आ रही होंगी उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। और टेक्स्ट डेकोरेशन कलर मैंने ये दिया है, तो अंडरलाइन जो आएंगी उसकी कलर ये होंगी। तो अब देखो गौर करना, मैंने इनलाइन सीएसएस भी दे रखी है, इंटरनल सीएसएस भी दे रखी है स्टाइल टैग के अंदर, एक्सटर्नल सीएसएस भी दे रखी है जिसको मैंने यहाँ लिंक कराया है। अब बताओ कौन सा अप्लाई होगा, गौर करना कौन सा अप्लाई हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर इसके अंडरलाइन वाले कलर को चेंज कर दूं, तब देखो कौन सा अप्लाई हुआ है। मैं यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी भी डाल देता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ डाली कलर की प्रॉपर्टी, और मैं इसको कोई और दे देता हूँ। मैंने इसको इस कलर में दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा अप्लाई हुआ, गौर करना, इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ। यहाँ मैंने क्या दिखाया था, यहाँ मैंने दिखाया था कि इनलाइन की स्पेसिफिसिटी सबसे ज्यादा होती है, एग्जैक्टली सबसे ज्यादा होती है। आप खुद देखो ना, मैंने इनलाइन की जो कलर दी थी, जो मैंने इन लाइन में कलर दिया था वही कलर आपके टेक्स्ट की है, जाहिर सी बात है। एक्सटर्नल सीएसएस तो आया नहीं। अब देखो कि मैंने दिया क्या क्या था। इंटरनल इनलाइन सीएसएस में मैंने दिया था फॉन्ट की साइज, जो कि इसमें नहीं है, तो उसने इसी से फॉन्ट की साइज ले ली। फिर मैंने दिया था लाइन हाइट 1.5, सपोज करो मैं इसको 6.5 देता हूँ, फिर क्या होगा। देखो लाइन के बीच में दो, मतलब जो आपकी होंगी ना, दो लाइन्स है उनके बीच में इतनी की डिफरेंस आ गई, इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया, खैर। और फिर उसके बाद मैंने कलर बोला है, तो देखो कलर की प्रॉपर्टी दोनों में है, तो वो किसकी प्रॉपर्टी को ज्यादा वैल्यू देगा, इनलाइन वाले की ज्यादा वैल्यू देगा, डेट्स वाई ये कलर। अब गौर करना, फॉन्ट की वेट बोल्ड है, ये चीज मैंने इसमें डिफाइन नहीं करी है कि फॉन्ट की वेट बोल्ड होगी या फिर क्या होगी। तो देखिएगा, अच्छा इनलाइन सीएसएस में तो ये डिफाइंड है ही नहीं, तो मैं इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दूंगा, ठीक है। डेट्स वाई उसने फॉन्ट वेट बोल्ड लिया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इसमें कुछ दिया नहीं, डेट्स वाई उसने अपर केस दे दिया। लेटर स्पेसिंग मैंने कुछ दी नहीं, डेट्स वाई उसने खुद से ही लेटर के बीच में स्पेस जो है ना, देखो 2-2 पिक्सल का, यहाँ देखो ये स्पेस 2-2 पिक्सल का दो लेटर के बीच में दे दिया। तो जी मुद्दा ये है कि इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ मैंने कलर दे रखी है, यहाँ भी दे रखी है, तो इसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा होती है इनलाइन सीएसएस की, तो उसने इसको लिया, इसको तरजीह दिया यहाँ पे कि इसका कलर मैं अप्लाई करूंगा। बट कुछ प्रॉपर्टी हैं लाइक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर करके, जो कि मैंने इसमें डिफाइन नहीं करी है, और ना ही मैंने इसमें डिफाइन करी है, इसमें भी मैंने डिफाइन नहीं करी है। तो फिर वो क्या करेगा, वो इसकी इन तीनों प्रॉपर्टी में इसकी प्रॉपर्टी को उठा लेगा। कहने का मतलब कि वो क्या करेगा, वो सारी प्रॉपर्टी को लेता है, चाहे आप ये इनलाइन में लिखो, इंटरनल में लिखो, या फिर एक्सटर्नल में लिखो। सारी प्रॉपर्टी देखो, कलर वो यहाँ से भी उठाएगा, यहाँ से भी उठाएगा, और यहाँ से भी उठाएगा, ब्लू मैंने दे रखा है ना। फिर डिसाइड करेगा मुझे दिखाना कौन सा है, तो बोलेगा मतलब इनलाइन सीएसएस की सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा, मैं इसकी कलर को दिखाऊंगा। अब गौर करो, वो लेटर स्पेसिंग यहाँ से भी उठाएगा, और सपोज कर लो मैंने यहाँ भी लेटर स्पेसिंग दे रखी है, यहाँ मैंने 20 पिक्सल दे रखा है। बट वो क्या करेगा, देखेगा अच्छा इंटरनल में भी लेटर स्पेसिंग है, एक्सटर्नल में भी है, तो वो इंटरनल वाली स्पेसिंग उठाएगा। मतलब प्रॉपर्टी सबकी उठाता है, चाहे इनलाइन हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, सबकी प्रॉपर्टी उठाएगा। बट कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, वो कैसे डिसाइड होगी, स्पेसिफिसिटी वैल्यू से। अब सपोज कर लो ये जो आपकी टेक्स्ट की कलर है ना, ये कुछ ज्यादा हो गया, वेट, और जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, ठीक है। अच्छा एक्सटर्नल सीएसएस लेटर स्पेसिंग में उसने यूज कर लिया था, अच्छा ठीक है। तो अब सपोज करो मैंने यहाँ कलर, यहाँ से मैंने इनलाइन से कलर हटा दिया, अब किसका कलर अप्लाई होगा। तो अब ये कलर अप्लाई हो गया, क्यों, क्योंकि अब देखेगा कलर प्रॉपर्टी एक इंटरनल सीएसएस के पास है और एक एक्सटर्नल सीएसएस के पास है, तो बोलेगा मैं इसका अप्लाई करूंगा, ठीक है। मतलब इनलाइन के बाद इसकी प्रायोरिटी आती है। एंड उसके बाद कुछ और भी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो फिर मैं क्या दिखा सकता हूँ, आप यहाँ देख रहे हो ये कैसे कलर वगैरह आ रही है, मैं इसको सेव करूँ तो फिर से वो इसको वैल्यू देने लगेगा, लाइक इसको। अब आप बोलो इसकी इसकी वैल्यू तो सबसे यहाँ पे कम है, क्योंकि मैंने मतलब डायरेक्ट पी टैग को टारगेट करा है। बट मैं चाहता हूँ यही जो कलर है ना, यही अप्लाई हो, तो कैसे। तो मैंने क्या बताया, इम्पोर्टेंट करके होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट करके यहाँ पे आपका एक होता है मार्क। अगर मैं अब इम्पोर्टेंट मैंने इसमें डिफाइन करा, भले ही इसकी स्पेसिफिसिटी जो प्रायोरिटी थी वो सबसे कम है, बट अब ये कलर अप्लाई होगा, देख लो यहाँ पे आप, देखो ब्लू हो गई ना चीजें। तो इसका यूज करके आप एक्सर्ट कर सकते हो कि भाई ये अप्लाई कर। तो ये चीजें थी कौन कब कैसे अप्लाई होता है। अब हम जाते हैं
जो भी चीजें मैंने W3 स्कूल पे जाओ आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एंकर टैग वगैरह वगैरह के सभी का मैंने कल बता ही दिया था। और अब बारी आई HTML लिंक्स की, तो हाइपर लिंक वही थी, चीजें मैंने कल बताई थी, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं HTML पेज टाइटल। तो इस टाइटल में जो भी आप डिफाइन करते हो वो आपकी पेज टाइटल। खैर टेबल्स पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी कुछ ऐसी टेबल दिख रही है, हम कोड इसको ऐसे लिखते हैं। मैं अगर इसी को यहाँ से कॉपी कर लूँ ना, सपोज कर लो आप, ठीक है। और मैं अब ये पी टैग वगैरह कमेंट करता हूँ। चलो रहने देते हैं, क्या इशू है, नीचे कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे div टैग बनाऊंगा, ठीक है। मैं अगर डायरेक्ट div भी लिख दूँ तो काम हो जाना है। div के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं सेक्शन टैग लेता हूँ। आपको पता है सेक्शन क्या है, जो आपकी होती है, मेरे कहने का मतलब ये सिमेंटिक टाइप, ठीक है। तो मैंने यहाँ सेक्शन दे दिया। अब मैं इसमें डिफाइन करता हूँ ये टेबल। टेबल कैसे डिफाइन करते हैं, मैं अगर इन सबको हटा दूं, तो सबसे पहले तो आप दोगे टेबल की ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। फिर क्या, फिर टेबल में भाई क्या होंगी, रो होंगी, तो टेबल की रो डिफाइन करोगे। देखो यहाँ टेबल की रो डिफाइन करी गई है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, और ये आपकी तीसरी रो, ठीक है। और टेबल की रो डिफाइन करने के बाद रो में हम डेटा देते हैं, तो हम डेटा दे रहे होंगे जी। और डेटा में भी डिसाइड करना होगा कौन सी डेटा को हम हेडिंग बनाएंगे। जैसे कंपनी कॉन्टैक्ट कंट्री अगर मैं सेव करूँ यहाँ और आपको दिखाऊं, तो देखो कंपनी कॉन्टैक्ट कंट्री जो है अपन लोग की, वो क्या हो गई यहाँ पे एज अ हेडिंग आ रही है। डेट्स वाई जो हेडिंग देते हो उसको, उसके लिए आप TH टैग यूज करते हो। और उस हेडिंग के लिए जो डाटा चाहिए, लाइक मेरी कंपनी है, कॉन्टैक्ट है, कंट्री है, तो उसके लिए आप TD वाले टैग का यूज करते हो जनरल वे में। यही जो भी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको और क्या क्या कर सकते हो, तो इसके ऊपर आप आई मीन टू से इसको और बेहतर बना सकते हो CSS वगैरह का यूज करके, ठीक है। ये तो जनरल टेबल डिफाइन करा गया। यहाँ पे भी आप जा सकते हो ट्राई इट योर सेल्फ में। तो यहाँ पे देखो स्टाइल में विड्थ इसकी 100% करके कुछ दे रखी है। अगर मैं भी इसकी विड्थ यहाँ 100% दे दूं, चलो मैंने दे दिया कुछ ऐसा। और बॉर्डर में मैंने बोला कोलैप्स। एज ऑफ नाउ मैं अगर इसको सेव करूं और मैं करता हूँ यहाँ पे सेव, तो पहले सेक्शन हटाता हूँ मैं, शायद इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा क्या। नहीं, सेक्शन से तो इशू नहीं है, खैर। तो जो भी हो, तो यहाँ पे देखो विड्थ मैंने दी 100%, तो पहले वो सिर्फ यहाँ तक आ रहा था, उसने 100% ले लिया विड्थ। बट देखो कंपनी हेडिंग यहाँ है और उसका डाटा यहाँ मतलब बहुत दूर दूर पे है, तो इन सब को फिक्स कर दो। बॉर्डर को मैंने कोलैप्स दिया है। मार्जिन मैंने टॉप की जो दी है वो 20 दी है। अच्छा, एक चीज और, ये तो आप समझ रहे हो। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, लाइक अगर आपको बॉर्डर देना हो टेबल का, तो आप कैसे देते हो। तो बॉर्डर आप ऐसे देते हो यहाँ पे कि आप इसको डायरेक्ट भी चाहो तो टारगेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे, ओ गॉड, खैर। देखो मैंने इनलाइन CSS दिया है, बट आप अगर इनलाइन नहीं देना चाहते, एक्सटर्नल देना चाहते, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे आईडी दे दो इसकी। आईडी इक्वल टू आप दे दो माय टेबल, ठीक है। माय टेबल मैंने आईडी दे दी, डबल कोट्स, कुछ ऐसा। और अब मैं आईडी के ऊपर स्टाइल देना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ, हैशटैग उस आईडी का नेम और जो स्टाइल चाहिए। जैसे मैंने बोला विड्थ 100%, बॉर्डर कोलेप्सेबल क्या चाहिए, तो मैंने बोला कोलेप्स, और मार्जिन टॉप की 20 मैंने दी है। मैंने इसको सेव करा, देखो चीजें आ गई। मार्जिन टॉप, मार्जिन अगर मैं सपोज करो 200 देता हूँ, तो ये स्पेस ले लेगा 200 पिक्सल का, देखो ऊपर से लिया इसने। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बॉक्स मॉडल आती है, उसके ऊपर मैं आऊंगा, फिलहाल आप जनरल वे में देख लो, काफी है, ठीक है। तो कोलैप्स दे सकते हो, और फिर बॉर्डर वगैरह भी चाहो तो यहाँ दे सकते हो आप। मैंने सपोज कर लो बॉर्डर, मैंने बॉर्डर देनी है, मैं बोलता हूँ बॉर्डर, मैं बोलता हूँ 3 पिक्सल, सॉलिड, मैं बोलता हूँ डॉटेड, डॉटेड स्टाइल में दूंगा, और ब्लैक कलर की मैं बॉर्डर दूंगा। देखो यहाँ ब्लैक कलर की बॉर्डर आ गई, ठीक है। डॉटेड की जगह सॉलिड देते हैं हम, जनरली बेहतर होता है। देखो तो यहाँ सॉलिड करके आपकी ये बॉर्डर आ गई, ठीक है। और फिर उसके बाद अब टेबल रो टेबल डाटा वगैरह को डिजाइन करना है, तो लाइक अगर इसको भी करना है, मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, लाइक मैंने कॉपी करके डाला है, देख रहे हो आप। तो ये TH और TD के ऊपर, ये जो TH आपकी है और ये TD है, इसके ऊपर ये स्टाइल मोर और लेस अप्लाई हो गई होगी, देख सकते हो आप। और स्टाइल मैंने क्या डाला है कि बॉर्डर दे दो, और बॉर्डर की रेडियस दे दो। बॉर्डर की रेडियस मतलब कितनी ज्यादा वो जो बॉर्डर है ना, वो कितनी ज्यादा चौड़ी होगी, कुछ ऐसा उसका जो लाइन देते हो बॉर्डर पे, ठीक है। और ये सारी की सारी वैल्यू है कि आप डॉटेड दोगे कैसा दिखेगा, डैश दो दे सकते हो, सॉलिड बॉर्डर दो, डबल, अगर मैं यहाँ पे डबल दे दूं, यहाँ पे बॉर्डर डबल मैं बोलता हूँ,
ठीक है, मैंने बोला डबल दे रहा हूं मैंने करा इसको सेव। देखो डबल डबल लाइन आ गई ना यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे हो रही होती है चीजें। और भी हिडन आउटसेट वगैरह वगैरह देख सकते हो आप। आउटसेट बाहर से बॉर्डर पड़ता है। ठीक है, बॉर्डर की कलर डिफाइन कर सकते हो आप। ऐसे बॉर्डर की कलर हम ऐसे देते हैं। ठीक है, और जनरली देखो यहाँ मैंने बॉर्डर की कलर कुछ ऐसी दे दी तो वो तो अप्लाई हो ही जाएगी। बट इंडिविजुअली आप बॉर्डर की कलर डिफाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। देखो बॉर्डर की कलर आपने इंडिविजुअली जो डिफाइन करी वो आ गई, इसको ओवरराइड कर दिया उसने। ठीक है जी, ठीक है। बॉर्डर की टेबल साइज की बात करें तो उसमें ये प्रॉपर्टीज आपकी होती है। इसमें आप विड्थ वगैरह दे सकते हो, कैसे क्या अप्लाई करना है। ठीक है, टेबल हेडर देख लो आप यहाँ पे। टेबल हेडर की प्रॉपर्टीज तो कुछ खास है नहीं। हाँ, आपको आई मीन से इसको टेक्स्ट जो इसकी अलाइनमेंट है इसको रखनी का है ये दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी देखो टेक्स्ट अलाइनमेंट इस सबकी इस तरफ है ना, लेफ्ट में। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जो है मैं इसको करता हूँ सेंटर। मैंने इसको जैसे ही सेंटर करा, देखो सारी चीजें सेंटर में आ गई हैं। अब आ गई ना सेंटर में, पहले इस तरफ चिपकी हुई थी। मैं अगर टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट कर दूं तो सारी चीजें राइट में आ जानी है। देखो सारी चीजें राइट में आ गई। तो अलाइनमेंट के लिए आप टेंशन फ्री होके यूज कर सकते हो इसका। ठीक है, तो ये चीजें तो मैंने आपको बताई दी। अब आती है पैडिंग एंड स्पेसिंग, बट उससे पहले ना आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो बॉर्डर बॉक्स है वो है क्या। ठीक है, आप क्या करना, इंस्पेक्ट क्लिक करना। ठीक है, और इंस्पेक्ट क्लिक करने के बाद यहाँ शायद लेआउट है, वेट, कंप्यूटेड, एग्जैक्टली कंप्यूटेड में जाओ। तो यही आपकी होती है बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, ये हर एक पेज की होती है, कहीं भी आप हो जाओ ऐसा नहीं, लाइक किसी भी वेबसाइट पे, यूट्यूब वगैरह पे। तो सबसे देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है ना आपका, ये आपका कंटेंट है जो भी आपको लिखना है। ठीक है, अगर आपको, और आपकी ये बॉर्डर है, बॉर्डर, और आपको अपने कंटेंट को अपने बॉर्डर से दूरी देनी है तो पैडिंग दोगे। आप पैडिंग दोगे तो वो इंटरनली चीजों को दूर करती है। बॉर्डर तो बॉर्डर है, और बॉर्डर से बाहर आपको दूरी चाहिए तो आप मार्जिन देते हो। फॉर एग्जांपल मेरे कहने का मतलब ये रहा, सपोज कर लो यहाँ पे आप कि आपकी एक कंटेंट है। ठीक है, आपने लिखा नेम, आपने लिख दिया न्यूज चैनल का, आपने लिखा स्काई न्यूज। ठीक है, इसको आपने पैराग्राफ में दे दिया, ये पैराग्राफ है, दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। तो क्या होगा, ये तो आपकी बॉर्डर हो गई है यहाँ पे। ठीक है, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर हो गई। और ये आपकी जो बाहर की टोटल कंटेंट है आपने एक दिया है, ऐसी कई और चीजें भी होंगी, एक दो कार्ड और भी हो सकती हैं। तो देखो यहाँ जो आपकी स्पेस है ना, ये स्पेस इंटरनली जो स्पेस है इसके अंदर, ठीक है, इसको आप बोलते हो पैडिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं जी, पैडिंग बोलते हैं। इंटरनली जो आपकी स्पेस है ये सब जो भी है इसको पैडिंग बोलते हैं। और मार्जिन किसको बोलते हैं, मैं अगर बोलूं कि भाई 3 पिक्सल की पैडिंग ले ले तो मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर 3 पिक्सल की पैडिंग ले ले। मैं बोलूं अगर 3 पिक्सल की मार्जिन ले ले तो वो बॉर्डर के बाहर 3 पिक्सल लेगा। तो ऐसे हो गई अब चीजें। वेट, हाँ, तो अगर ये है ना कुछ ऐसा, तो फिर अब क्या हुआ कि अब चीजें ऐसे हो गई हैं। अब वो बाहर से 3 3 पिक्सल का स्पेस ले लेगा। ठीक है, तो ऐसे आप मार्जिन और पैडिंग वगैरह को अप्लाई करते हो, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है आपका कंटेंट। और कंटेंट और बॉर्डर के बीच देखो ये जो है ना आपकी ये वाली, ये ये जो लाइन है ये वाली, इसको आप बॉर्डर बोलते हो। तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच जो डिस्टेंस है उसको पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, बॉर्डर के बाहर जो कंटेंट है उससे जो डिस्टेंस है उसको मार्जिन बोलते हैं। तो जो था यही था, जनरल टर्म में मैं बताऊं तो। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप इसके ऊपर जाना, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, इसकी जो है ना ये, देखो यहाँ खुल के आ गई। इंस्पेक्ट करते हो तो क्या होता है कि जो भी आपकी साइट पे चीजें आप उस पर पहुंच सकते हो। मैं यहाँ आ गया, अब गौर करना यहाँ क्या क्या है। मैं बोल रहा हूँ कंटेंट, कंटेंट क्या क्या है, देखो यहाँ क्या क्या लिखा है। यहाँ लिखा है एक्सरसाइज और कुछ आपकी ये जो भी चीजें वो बना रखी हैं। कंटेंट, अब मैं बोलता हूँ पैडिंग क्या है। देखो अभी मैंने कंटेंट बताया क्या, इसमें पैडिंग कहाँ दे रखी है। तो देखो ये जो है ना हाईलाइटेड चीजें, देखो ये कंटेंट थी और इसके बाद जो स्पेस है इसके बॉर्डर से वो पैडिंग हो गई। तो ये पैडिंग है आपकी, जो भी आपकी यहाँ पे दिख रही होती है अभी यहाँ पे, उसी को आप क्या बोलते हो, पैडिंग बोलते हो। ठीक है, तो इसी को आप, वेट, हाँ खैर, तो ये आपकी कंटेंट है, ये पैडिंग हो गई, और ये आपका बॉर्डर हो गया। ठीक है, बॉर्डर जो आपको दिख रहा है इसको आप बॉर्डर बोलते हो। ठीक है, और बॉर्डर, कंटेंट, पैडिंग, कंटेंट और बॉर्डर के बीच जो स्पेस देते हैं उसको पैडिंग बोलते हैं। और पैडिंग के बाद आपकी आती है बॉर्डर, और बॉर्डर से जो बाहर की स्पेसिंग लेते हैं उसको हम मार्जिन बोलते हैं। ठीक है,
तो ये देखो, ये आपकी मार्जिन हो गई जो दिख रहा है, मार्जिन कुछ खासा दे नहीं रखा है। अब सपोज करो जब मैं से इंस्पेक्ट मैंने करा ना, देखो इसी को बोलते हैं इंस्पेक्ट। ऐसा होगा कोई लोगो, उसके ऊपर आना, सेलेक्ट करना, और मैं चाहता हूँ यहाँ आना, तो यहाँ आऊंगा, तो इसका जो कोड है वो नीचे खुल के आ गया। आप देखो, गौर करो, अब ये आ गया कि इसकी बैकग्राउंड कलर ये है। मैं इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो, मैं अगर चेंज करूँ ना इसकी बैकग्राउंड कलर, तो मैं इसकी बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसी कर देता हूँ। तो देखो इसकी बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसी हो गई, मैंने कर दिया व्हाइट स्ट्राइप। तो अकॉर्डिंगली आप करवा सकते हो जैसा भी आपको चाहिए, ठीक है। मैंने ऐसे इसकी बैकग्राउंड कलर कर दी। अब टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है, मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ राइट कर देता हूँ, सब राइट आ गया, मतलब ठीक है। मैं यहाँ सेंटर कर दूं तो सब सेंटर आ जाएगा, ठीक है। और पैडिंग आप देख सकते हो, पैडिंग देखो यहाँ 4 दी गई है, ऐसे ही हम पैडिंग डिफाइन करते हैं। ये पैडिंग है आपकी लेफ्ट की, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे दे दूं ना 280 पिक्सल मैं देता हूँ, गौर करना। अभी आप यहाँ गौर करना, यहाँ होगा क्या, मैं देता हूँ ये लेफ्ट पैडिंग इसको बोलते हैं, और इसको टॉप, इसको राइट, इसको बॉटम, ठीक है। 4 जो आप देते हो। मैं अगर इसको 200 दे दूं तो देखो इसने कितना ज्यादा स्पेस ले लिया। मैं अगर पैडिंग यहाँ 80 देता हूँ तो देखो स्पेसिंग इसकी, ठीक है। मैं अगर पैडिंग यहाँ 10 देता हूँ बस, तो देखो इसने कितना कम स्पेस लिया। मैं यहाँ पैडिंग 0 देता हूँ, अच्छा ये टॉप का है, सॉरी यहाँ टॉप से ले रहा है, ये टॉप है, तो यहाँ पे इसने 0 ले लिया, बट 20 रहने देते हैं। अब इसको देखते हैं, मैं अगर इसको 0 कर दूं ना, तो देखो ये इसमें आके यहाँ पे सट जाता है। तो सबसे पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट की पैडिंग, लेफ्ट में जो पैडिंग दे, तो मैं इसको 40 दूं, तो यहाँ से बहुत ज्यादा इसने डिस्टेंस ले लिया। मैं 400 दे दूं, फिर देखो इसने कितनी दूरी यहाँ से ले लिया इंटरनली, ठीक है। मार्जिन तो बॉर्डर के बाहर पड़ता है ना, बॉर्डर के अंदर से ये डिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। और सबसे पहले जो हम देते हैं वो क्या होता है, टॉप की पैडिंग, उसके बाद राइट साइड की पैडिंग, फिर बॉटम की पैडिंग है ये। मैं अगर 80 दूं तो देखो 90 देता हूँ, नीचे से उसने स्पेस ले ली। मैं 900 कर दूं, फिर देखो नीचे से उसने कितनी स्पेस ले ली है, ठीक है। तो ये सीन है आपका पैडिंग का, और ये आपकी राइट की लेफ्ट की पैडिंग होती है सबसे लास्ट वाली। तो पैडिंग आप ऐसे डिफाइन करते हो, और ऐसे ही हम मार्जिन भी ऐसे ही डिफाइन करते हैं। जो सबसे पहले देते हैं वो टॉप का होता है, फिर आपकी राइट आती है, मतलब सबसे पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, कुछ ऐसा, ठीक है। और बॉर्डर की रेडियस मतलब बॉर्डर की सपोज कर लो यहाँ 50 पिक्सल है, और इसको अगर मैं बढ़ाता जाऊं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ बॉर्डर की अगर प्रॉपर्टी दे दूं इसमें, मैं लिखता हूँ बॉर्डर, ठीक है। और मैं इसमें बोल देता हूँ यहाँ पे 6 पिक्सल सॉलिड रेड, देखो रेड कलर की बॉर्डर आ गई, ठीक है। तो इंस्टेड आप इसमें कोड लिखो, ठीक है, इसमें कोड लिखो और चला चला के देखो। आप क्या करना, कोई वेबसाइट खोलना, इंस्पेक्ट खोलना, मॉडल बॉक्स पे जाके उस पे जो भी सीएसएस ऑलरेडी अप्लाइड है ना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो यहाँ पे। इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं होगा अगर आपको एचटीएमएल सीएसएस के ऊपर कमांड चाहिए। खैर, तो यहाँ मैंने रेड कलर की दे दिया। अब मैं बॉर्डर रेडियस सपोज कर लो बढ़ा रहा हूँ, अब मैं बढ़ाता हूँ। तो मैं जितना ज्यादा बॉर्डर रेडियस बढ़ाऊंगा ना, देखो पहले बॉर्डर रेडियस सपोज कर लो 10 पिक्सल है, ठीक है। तो ये इसकी जो एजेस हैं देखो कितनी शार्प है। अब मैं जैसे जैसे इसको बढ़ाऊंगा तो ये राउंड होता जाएगा। देखो मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ से, देखो आप बढ़ रही हैं, और ये धीरे धीरे राउंड होता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको परसेंटेज में दूं, मैं बोलूँ 50%, पिक्सल में दो, परसेंटेज में दो, तो ये बिल्कुल राउंड हो जाता है। मैं इसको अब जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो जनरली ये राउंड ही रहेगा। खैर, तो ऐसे आप बॉर्डर वगैरह देते हो, मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पिक्सल। तो ये यूनिट है, पिक्सल होता है, आरईएम होता है, ईएम होता है। फिलहाल आप पिक्सल परसेंटेज जानो, मोर देन इनफ है। तो ऐसे चीजों को आप मोर और लेस यहाँ पे दे रहे हो, तो अप्लाई कर रहे होते हो। अब मैं हटाता हूँ, वापस आ गया मैं, देखो ये चीजें अप्लाई हो चुकी हैं, बट ये परमानेंट नहीं होती। जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये चला जाएगा आपका, ठीक है। अब टेबल में पैडिंग स्पेसिंग कैसे देते हो, तो बस पैडिंग समझ रहे हो आप, पैडिंग इंटरनली जब देनी है, देखो यहाँ पैडिंग विथ स्पेसिंग, पैडिंग दोगे तो डिस्टेंस मतलब इंटरनली ले रहा है। देखो हेलो लिखा है ना, इस टेक्स्ट को देखो, अपने बॉक्स के अंदर इसमें चारों तरफ से डिस्टेंस ले रखा है, ठीक है। स्पेसिंग दोगे तो बॉक्स अपने अगल बगल से डिस्टेंस ले लेगा। तो यही सारी की सारी प्रॉपर्टी है। एक चीज और, पैडिंग जो आप दोगे तो ऐसे भी आप दे सकते हो, लाइक पैडिंग टॉप। इंडिविजुअली आप देखो, या तो ऐसे डिफाइन कर दो, मैं दिखाता हूँ, या तो आप पैडिंग को ऐसे डिफाइन कर दो कि जी ये जो है ना, ये पैडिंग टॉप की है, बॉटम की है, या फिर आप सीधे ऐसे दो, आई मीन टू से इसमें शॉर्ट हैंड इसको बोलते हैं, आप सीधे ऐसे दो और इसमें डिफाइन कर दो। टॉप की पैडिंग देनी है तो यहाँ सबसे पहले जो देंगे वो पैडिंग टॉप पे लगती है,
फिर राइट की पैडिंग देनी है तो यहाँ जो देंगे वो राइट में लगेगी, फिर लेफ्ट में फिर बॉटम में लगेंगी, फिर लेफ्ट में लगेंगी। तो आप ऐसे दो या फिर इंडिविजुअली ऐसे डिफाइन करो। इसका मतलब है पैडिंग टॉप, इसका मतलब है पैडिंग बॉटम, इसका मतलब है पैडिंग लेफ्ट, इसका मतलब है पैडिंग राइट। ठीक है, आई होप चीजों को आप समझ रहे हो कैसे क्या यहाँ पे चीजें हो रही हैं। ठीक है, और फिर कॉलम और रो स्पैन आप यूज करते हो जनरली इन सब के बीच डिस्टेंसिंग वगैरह के लिए। तो ये सब बेसिक चीजें आप खुद देख लेना। ठीक है, मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट लिस्ट की तरफ। देखो लिस्ट दो टाइप की होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में ना आप बुलेट पॉइंट दे सकते हो, बुलेट पॉइंट आइटम वन आइटम टू स्टार दे सकते हो, और भी स्टाइल्स होती हैं। बट अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप देते हो नंबरिंग, कि भाई वन पे फर्स्ट आइटम है, टू पे सेकंड आइटम है, थ्री पे थर्ड आइटम है, फोर्थ पे कुछ ऐसे नंबरिंग करके। कैसे डिफाइन करते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट डिफाइन करना होगा तो आप लिखना यूएल, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग टैग, और उसके अंदर एल आई टैग दे देना, पहला एल आई टैग, दूसरा, तीसरा। और जो भी आप दोगे वो आपको दिखेंगी जनरली। मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं आपको, राइट योर सेल्फ में जाके खुद भी देख सकते हो। तो देखो ये आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। मैं अगर यूएल है, चूंकि यूएल से क्या होता है अनऑर्डर्ड, इसीलिए बुलेट पॉइंट आ रहा है। मैं ओएल दे दूं, फिर देखो ये ऑर्डर्ड लिस्ट बन गया। तो आप ऐसे चीजों को टेस्ट करो, समझो। ठीक है, ठीक है जी। और उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी आता है, बट फिलहाल के लिए दो चीजें, वो दोनों चीजें मोर देन इनफ है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट वगैरह रहने देते हैं, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड। अब ये इंपॉर्टेंट आया, ब्लॉक और इनलाइन। डिफरेंस क्या है देखते हैं। देखो ये सारी की सारी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आपकी होती है, इसके अंदर जो भी लिखोगे, वेट, हाँ, जस्ट वेट। इसके अंदर मतलब एड्रेस, आर्टिकल, डीटी, पैराग्राफ, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, नेव, फुटर, मतलब फुट, डिव, इन सब के अंदर जो भी लिखोगे मेन, ये सब क्या होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और ये होता है इनलाइन एलिमेंट। अब और ये सारी इनलाइन एलिमेंट्स की लिस्ट है आपकी, देख सकते हो आप। ठीक है, अब हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस। फर्ज करो मैं करता हूँ ट्राई इट योरसेल्फ, गौर करना है यहाँ पे। मैंने क्या बोला है जी? मैंने बोला है एक पैराग्राफ में कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सही है। दूसरे में मैं बोलता हूँ हेलो वर्ल्ड वन, और इसमें मैं बोलता हूँ हेलो वर्ल्ड टू। ठीक है, बोला मैंने हेलो वर्ल्ड वन और हेलो वर्ल्ड टू, कुछ ऐसा। तो अब गौर करना, हेलो वर्ल्ड इतना सा टेक्स्ट है, और इसमें मैंने क्या दे रखा है, स्टाइल बॉर्डर वगैरह दे रखी है, और ये पी टैग है, और ये डिव टैग है, और ये ब्लॉक लेवल डिस्प्ले करते हैं, ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिस्प्ले करते हैं। तो देखो हेलो वर्ल्ड वन को सिर्फ इतना स्पेस चाहिए, बट इसने पूरी की पूरी लाइन ऑक्यूपाई कर रखी है। ठीक है, तो इसको पूरा लाइन चाहिए। हेलो टू बस इतना सा है, बट इसको पूरा लाइन चाहिए। सपोज कर लो मैं इसको, इसमें और भी कई चीजें लिख देता हूँ, तो अब क्या होगा, तो अकॉर्डिंगली अब ये और भी लाइंस ले लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मोर और लेस चीजें यहाँ पे होती हैं ऐसे। देखो इसको सिर्फ इतना स्पेस चाहिए, बट इसने पूरी ले ली। अब सपोज कर लो एक वक्त के लिए स्पेन टैग यही होता, फिर मैं इसके जगह पे स्पेन टैग देता हूँ। वो इनलाइन होता है। इनलाइन में क्या होता है कि वो बस उतना ही जगह लेगा जितना उसको चाहिए। देखो स्पेन टैग ने बस इतनी सी आई मीन टू से स्पेस ली है, उसके बाद खाली छोड़ दी है। तो कुछ ऐसा होता है। अब ये स्पेन टैग है, ये तो इतना सा स्पेस लेगा। और सपोज करो मैं इसके अंदर डिव टैग डाल दूं, फिर मैंने यहाँ डिव टैग डाल दिया। अच्छा स्पेन, वेट वेट वेट, स्पेन को क्लोज भी तो करना होगा। एग्जैक्टली exactly। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। देखो स्पेन ने सिर्फ इतना स्पेस लिया, और पी टैग ने इतना ले लिया। मतलब ब्लॉक लेवल पूरी की पूरी विड्थ लेती है, और स्पेन बस उतनी लेती है। सपोज करो एक वक्त के लिए कि मैं क्या करूं, मैं इसमें डिव डाल देता हूँ। क्योंकि डिव क्या है आपकी, तो जो आपकी div है वो है आपकी ब्लॉक लेवल एलिमेंट। मैंने अब div डाल दिया है इसके अंदर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे जैसे ही div डाला ना, ठीक है जी, मैंने जैसे ही div डाला तो यहाँ तक तो ये लेगा, इनलाइन शो करेगा। बट इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। देखो हेलो वर्ल्ड तक तो ठीक था यहाँ तक। फिर उसके बाद उसने क्या करा, उसके बाद ना उसने हेलो वर्ल्ड ये जो मैंने लिखा है इसको उसने न्यू लाइन में डाला, और उसने पूरी की पूरी लाइन कैप्चर कर ली। फिर ये जो आ रहा है इसने अपना स्पेस लिया। अब सपोज करो मैं इसको भी एस पेन बना देता हूँ, फिर इसको भी मैंने इन लाइन दे दिया, फिर क्या, फिर इसको जितना स्पेस चाहिए उतना ही लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच डिफरेंस। और ये सारे टैग्स हैं, एल आई वगैरह हो गया, तो ये टेबल हो गया, ये सब ब्लॉक लेवल होते हैं। यूएल मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, पैराग्राफ, और ये जो भी आपकी होती है ये सब आपकी क्या है ब्लॉक, और ये इनलाइन होती है। दोनों के बीच डिफरेंस मैं मान के चलता हूँ आपको मोर और लेस समझ आया हो। ठीक है, ना आया तो आप पूछ सकते हो।
फिर डिव आपकी क्या होती है, ब्लॉक लेवल, ठीक है, पूरी स्पेस लेगी ये। तो ये इन सारी चीजों को डिव क्या है, एक बॉक्स टाइप का होता है। यहाँ चार चीजें दिखानी थी तो मैंने एक बॉक्स लिया डिव, और उसके अंदर दिखाई लंदन से जुड़ी चीजें, फिर ओस्लो से, फिर रोम से जुड़ी चीजें। तो डिव को आप एज अ बॉक्स कंसिडर कर सकते हो। HTML क्लासेस, तो जो भी आप क्लास देते हो, सपोज कर लो यहाँ इसमें आपने क्लास सिटी दी होगी ना एट्रीब्यूट में, div में, हेडिंग में, जिस किसी में भी देनी है दो। और इस क्लास के ऊपर स्टाइल कर रहा हूँ तो कैसे करते हैं, हम लिखते हैं डॉट उस क्लास का नेम और फिर जो स्टाइल जैसे CSS लिखते हैं वो। फिर आती है आईडी, अगर आपने आईडी कुछ दे रखी है, देखो यहाँ पे H1 में आईडी ये दे रखी है माई हेडर करके। इसको आपको टारगेट करना होता है तो आप लिखते हो क्या, हैश टैग और माई हेडर करके कुछ ऐसा। अब आई फ्रेम्स के ऊपर आते हैं, आई फ्रेम्स का क्या काम है। तो आई फ्रेम्स के ऊपर आप जो भी लिंक डालोगे ना, ये यहाँ पे जो भी सोर्स में डालोगे वो आपको दिखेंगी वहां पे। मैं ट्राइट योर सेल्फ में सपोज कर लो जाता हूँ, ठीक है, और एक वक्त के लिए मैं आता हूँ अपने YouTube पे, ठीक है। मैं YouTube पे आया और मैं कोई वीडियो उठाता हूँ रैंडम सा। मैंने कोई वीडियो उठा ली। अरे यार, वीडियो कॉपी करने के लिए लिंक कहाँ आ रहा है। वेट, चलो मैं इसी को कॉपी करता हूँ। खैर, और मैं इसको करता हूँ क्लोज, ठीक है। बट जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, ये बैकग्राउंड वॉइस कहाँ से आ रही है। किसी ने कुछ चला रखा है क्या। हेलो। वेट। अच्छा वेट। ठीक है, खैर छोड़ो, उसको इग्नोर करो। यहाँ आता हूँ मैं ट्राई टू योरसेल्फ में, और मैं इसके सोर्स में डालता हूँ यूट्यूब की एक लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। अब गौर करना, यूट्यूब की वीडियो आपकी यहाँ पे एम्बेड, अच्छा रिफ्यूज टू कनेक्ट बोल रहा है, कुछ ऐसा हो गई होंगी कोई इशू, खैर। तो यहाँ से बोल रहा है, बट जब आपने कोड में यूज करोगे तो ये आपकी कोई इशू यहाँ पे देने नहीं वाली, ठीक है। और उसके बाद जावा स्क्रिप्ट कैसे HTML में डालते हैं, तो जैसे आपने लिंक टैग का यूज करके डाला ना वो मतलब CSS को, वैसे जावा स्क्रिप्ट को डालने के लिए आप स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हो कुछ ऐसे, ठीक है। स्क्रिप्ट मतलब ऐसे नहीं, या तो इसमें भी होती है इंटरनल, आपको अगर जावा स्क्रिप्ट लिखनी है तो जैसे स्टाइल टैग के अंदर आप लिख रहे थे CSS, वैसे यहाँ स्क्रिप्ट टैग होती है, ठीक है। और फिर या फिर स्क्रिप्ट टैग के अंदर जैसे आपने लिंक में CSS के फाइल को ऐड करा वैसे कर सकते हो। अब हम आते हैं लेआउट वगैरह पे, तो ये देखो एक लेआउट है, हेडर है और भी चीजें जो आपको यहाँ पे दिख रही है वो है, ठीक है। और यही है कि ये हेडर है, नेवबार है, सेक्शन है, आर्टिकल है, साइड है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी होती है। और आपके कोर्स के लहजे से मैं बताऊं तो ये सब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ सबसे पहले। CSS फ्लोट लेआउट, फ्लेक्स लेआउट, तो फिर हम सबसे पहले चलते हैं कहाँ। अच्छा, आपको रेस्पॉन्सिवनेस बनाना होता है तो उसके लिए आप सबसे पहले ये डालना कंटेंट में, ये डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग, और स्केलिंग इसकी इनिशियल स्केल 1 की डालते हैं, ठीक है। और फिर मीडिया क्वेरीज, देखो ऐसे ही हम इसी को बोलते हैं मीडिया क्वेरीज। आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो आपको किस स्क्रीन पे कैसे चीजें दिखानी है। आप लिखते हो @मीडिया एंड, और फिर बोलते हो जब मैक्सिमम विड्थ 800 पिक्सल हो ना तब ये वाली स्टाइल अप्लाई करना, ठीक है। दे सकते हो जब जो आपकी विड्थ है वो 1200 हो तब कुछ और अप्लाई करना, तो ऐसे देते हो। और सिमेंटिक्स के ऊपर मैं आऊँ तो ये जो आपकी टैग है, आर्टिकल, साइड, फिगर, फुटर, हेडर, ये सब आपकी सिमेंटिक टैग्स होती हैं। एंड देयर आफ्टर फॉर्म्स के ऊपर अब हम आते हैं। तो फॉर्म को कैसे डिफाइन करते हो, ऐसे फॉर्म लिखो, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और फिर उसके बाद इनपुट फील्ड दे सकते हो। इनपुट फील्ड की ये कुछ टाइप है, अगर आप इनपुट फील्ड में टाइप टेक्स्ट दोगे तो सिंगल टेक्स्ट की आपकी फील्ड खुलेगी। अगर आप रेडियो दोगे तो रेडियो का खुलेगा। अगर आप चेक बॉक्स दोगे तो चेक बॉक्स का खुलता है। सबमिट कब यूज करते हो, जब आपको फॉर्म में आपको बटन देते हो ना, तो वहां आप टाइप सबमिट देते हो, तो वो सबमिट बटन आपकी हो जाती है फॉर्म को सबमिट करने के लिए। और सिंपल बटन टाइप देना है, दे सकते हो। खैर, मैं अगर इसको खोल के दिखाऊं आपको, तो यहाँ देखो, यहाँ
लेवल आप दे सकते हो। देखो फॉर्म है और ये उसकी इनपुट फील्ड है, लेवल फर्स्ट नेम है। तो जो भी आपको ये फर्स्ट नेम देनी होती है ना, उसको हम लेवल में बोलते हैं, लेवल। फिर लिखते हो सबसे पहला एट्रीब्यूट फॉर, किसके लिए लेवल देना है भाई, तो आपने बोला एफ नेम के लिए लेवल देना है, ठीक है। वो बोलोगे एफ नेम ही क्यों, क्योंकि आपको जिसके लिए लेवल चाहिए, मतलब इस इनपुट फील्ड के लिए ये फर्स्ट नेम लेवल है। तो इस इनपुट फील्ड में गौर करो, इसकी आईडी मैंने एफ नेम दी है, इसका नेम भी मैंने एफ नेम दिया है, डेट्स वाई मैंने बोला फॉर एफ नेम। मुझे एफ नेम के लिए चाहिए, ये यहाँ से खुद को मैप कर लेगा कि मैं इसका लेवल हूँ, ठीक है। और इसकी टाइप टेक्स्ट वगैरह है। अब सपोज कर लो मैं कोई इनपुट बनाता हूँ, वहां पे मैं देता हूँ उसकी टाइप मैं रेडियो देता हूँ। रेडियो मतलब क्या होता है, अभी आप देख लोगे रेडियो, ठीक है। मैंने इसकी टाइप रेडियो दी, मैं एक वक्त के लिए हटाता हूँ इसको। अब देखो क्या हुआ, ये जो होता है ना सेलेक्ट करने के लिए, इसी को बोलते हैं रेडियो, ठीक है। मैंने इसकी टाइप दो चार और मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है। और देखो ये रेडियो ऐसे ही सेलेक्ट करते हो ना, मेल हो फीमेल हो या फिर कुछ भी हो, आप ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हो, तो इसी को बोलते हो आप रेडियो, ठीक है। अगर मैं चेक बॉक्स यहाँ पे दे दूं टाइप में, ठीक है, तो देखो यहाँ पे चेक बॉक्स यहाँ खुल के आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे ही इन सारे के सारे चीजों को मोर और लेस यहाँ पे दे रहे होते हो। ओके जी। HTML फॉर्म एट्रीब्यूट एक्शन, फॉर्म में फॉर्म टैग में एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन, और इसका क्या काम है कि जो भी आप आपकी टाइप है ना, मतलब ऐसी बटन इनपुट कुछ भी जिसकी टाइप आपने सबमिट दिया, जब आप उसको क्लिक करोगे तो जो भी डाटा वगैरह इनपुट फील्ड में होगा उन सबको उठा के ये इस एक्शन को कॉल करता है, ठीक है। इफ एक्शन एट्रीब्यूट इज ओमिटेड, द एक्शन इज सेट टू करंट पेज, तो करंट पेज पे वो डाल देगा। और फिर आप यहाँ क्या होता है, टारगेट एट्रीब्यूट होता है। जब आप सपोज कर लो मैं अगर यहाँ पे दूं, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ इनपुट में, इनपुट में नहीं ऐसे ही ठीक था, रेडियो ही देते हैं। मैं अगर दे दूं यहाँ पे टारगेट, ठीक है, मैंने बोला टारगेट एट्रीब्यूट एक होती है, ठीक है। और मैं यहाँ पे दे दूं अंडर स्कोर ब्लैंक, तो क्या होगा जब मैं इसको क्लिक करूंगा ना और जब कुछ खोलूंगा, अरे भाई जब मैं इसको क्लिक करूंगा और जब मैं इसको कुछ खोलूंगा तो वो किसी और में, देखो यहाँ पे जनरली ये फॉर्म में यूज होता है, यहाँ पे आप देते हो, देखो जब फॉर्म में आप सबमिट बटन क्लिक करते हो तो क्या होता है, या तो किसी और पेज पे आपको ले जाएगा, ठीक है, या फिर वहीं रहोगे आप। तो वो कैसे डिसाइड होता है, सेल्फ पे ही रहोगे या किसी और पेज पे जाओगे, ऐसे। जब आप अंडर स्कोर ब्लैंक लिखोगे तो रिस्पॉन्स जो होगा फॉर्म सबमिट करने के बाद वो आपको न्यू विंडो या फिर टैब में दिखेगा। सेल्फ करोगे तो उसी पेज पे दिखेगा, पेरेंट करोगे तो पेरेंट पे दिखेगा। यहाँ पे टारगेट में ब्लैंक दिया है, अब मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ। टारगेट में ब्लैंक दिया, ब्लैंक में क्या होता है कि आपकी न्यू विंडोज में दिखती है। अब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो न्यू विंडोज यहाँ खुल के चली आई ना, ठीक है। और अब सपोज करो मैं यहाँ सेल्फ देता हूँ, अंडर स्कोर सेल्फ बोलता हूँ मैं इसको रन करता हूँ, मैं सबमिट करता हूँ, तो यहीं पे जो भी रिस्पॉन्स आना था यहाँ पे आया। तो ऐसे हो रही होती है। मैं यहाँ पेरेंट देता हूँ, फिर क्या होता है देखते हैं। पेरेंट देता हूँ तो फिर वो उसका जो पेरेंट था वहां चला गया। तो ये टारगेट का यूज होता है कि मैं क्लिक करूँ तो रिस्पॉन्स वाली चीजें कहाँ खुलेंगी आपकी, ठीक है। खैर, HTML फॉर्म एलिमेंट इनपुट हो सकता है, लेवल क्या होता है समझ रहे हो, सेलेक्ट क्या होता है, टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया का क्या सीन है, वेट वेट, अच्छा ये देखो, आपको ऐसी चीजें बनानी हो ना, ये ड्रॉप डाउन की प्योर HTML से तो ऐसे ही बनती हैं। सिलेक्ट टैग देना, ठीक है। सपोज चलो मैंने सिर्फ सेलेक्ट टैग दिया और कुछ नहीं दिया है, आईडी मैंने कार्स दिया और मैंने यहाँ लेवल लगा रखा है। लेवल में एक एट्रीब्यूट होता है फॉर, वो टारगेट करता है कि किसके लिए लेवल लगा रहे हो, तो मैंने बोला उसके लिए लगाओ जिसकी आईडी कार्ड होगी। आईडी किसकी कार्ड है, इसकी। अब इसके अंदर अब जो अभी देखो मैं इसको ओपन करूं तो कुछ नहीं आएगा, बट जैसे ही मैं इसके अंदर ऑप्शन में जो जो चीजें लिखूंगा ऑप्शन टैग में, ऑप्शन इसकी वैल्यू ये इसकी वैल्यू ये, अब मैं इसको अगर रन करूं तो देखो यहाँ पे आ गई हैं चीजें, ठीक है। तो ऐसे आप इसका यूज करते हो। और ठीक है ठीक है, ठीक है जी। टेक्स्ट एरिया, इसका क्या काम है पता है, कई बार क्या होता है छोटे टेक्स्ट फील्ड में आप लिख नहीं पाते। आप कई बार गए होंगे रिव्यू वगैरह लिखने के लिए अमेजन वगैरह पे, तो आपको बहुत बड़ा टेक्स्ट एरिया खुल के आता है इनपुट बॉक्स। इसको आप चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो, तो वो कैसे आता है, इसी टेक्स्ट एरिया से, ठीक है। टेक्स्ट एरिया डालते हो तो वो यहाँ पे आ जाता है टेक्स्ट एरिया के कारण। HTML इनपुट टाइप, तो ये इनपुट टाइप है बटन, चेकबॉक्स, फाइल, हिडन, सर्च, जो भी है डाल सकते हो, देख के आप यहाँ पे। HTML फॉर्म एट्रीब्यूट, इतना जानना काफी है। खैर,
ठीक है जी, तो ये सारी की सारी चीजें थी जो भी मैंने अभी आपको बताई। अब मैं आता हूँ फ्लेक्स बॉक्स पे, बट यहाँ तो फ्लेक्स बॉक्स का कुछ दे ही नहीं रखा। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। ये CSS की चीजें, फ्लेक्स बॉक्स शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। HTML फ्लेक्स बॉक्स एग्जाम्पल देखता हूँ मैं, कोई मिल जाए। HTML CSS फ्लेक्स बॉक्स एग्जैक्टली W3 स्कूल पे ये सारी की सारी चीजें हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स का यूज क्या होता है देख लो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इसका यूज करके, ठीक है। तो जी CSS की ये चीजें, बट CSS में मैंने ये सब बताया नहीं। मतलब देखो CSS की चीजें तो साथ ही साथ थोड़ी बहुत बता दी, बॉर्डर कैसे देते हो, और बैकग्राउंड कलर देना होगा तो कैसे दोगे, लिखोगे बैकग्राउंड हाइफन कलर, जो भी कलर दोगे वो बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। और उसके साथ साथ बैकग्राउंड में आपको इमेज लगाना है तो बैकग्राउंड इमेज और SRC के अंदर आप इसको दे दोगे। तो ऐसे ये सारी की सारी चीजें अप्लाई हो जाती है मोर और लेस आपकी, ठीक है। और आपको अगर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज करना है, मतलब इन सबको एक ही लाइन में लिखना है, तो सीधे बैकग्राउंड दो और अप्लाई कर लो उसको। बैकग्राउंड कलर देनी है तो ऐसे देना, बैकग्राउंड हाइफन जो कलर देना है वो यहाँ देखो। यहाँ पे इसकी कलर ये हो गई, मैं अगर रेड दूं ना यहाँ पे बैकग्राउंड ऐसे करके तो ये रेड हो जाएगा, देखो। और इसी को मैं अगर आपको अपने कोड पे अप्लाई करके दिखाऊं, तो सपोज कर लो मैंने इस पी टैग में ये कलर दिया तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, रेड हो गई टेक्स्ट की जो बैकग्राउंड थी। मैं इसी को माई टेबल में बोलता हूँ जी, बैकग्राउंड कलर मुझे ये चाहिए तो टेबल आपका रेड हो गया पूरा, ठीक है। तो आप ऐसे देते हो इसमें बैकग्राउंड कलर वगैरह, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड में सपोज कर लो आपको इमेज लगाना है, तो कैसे लगाओगे, देखो यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं दिया है, बैकग्राउंड में इमेज लगा रखा है, तो आप लिखते हो बैकग्राउंड हाइफन इमेज URL, और इसके अंदर अपने इमेज की लोकेशन लिंक जो भी है वो डाल दो, वो इमेज आपकी आ जाएगी, ठीक है। सपोज कर लो मैं कोई इमेज सर्च करता हूँ, रैंडम इमेज जो आ जाए, रैंडम इमेज मैंने लिखा है, तो ये इमेज सपोज कर लो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैं इसकी लिंक कॉपी कर लेता हूँ, अगर आपके सिस्टम में नहीं है, मैंने कॉपी इमेज लिंक करा। अब मैं बोलता हूँ एज अ बैकग्राउंड इसको दिखाओ, ठीक है। दूं तो देखो ये वाली एज अ बैकग्राउंड आ गई। हाँ ये रिपीट वगैरह हो रही है, उसको इग्नोर करो, ऑब्जेक्ट फिट डालने से ये फिक्स होगा, बट ये देख लो आप कैसे हो रही है। अब बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है, बिल्कुल पहले जो दिया हम रिपीट हो रहा है ना, आप चाहते हो वो रिपीट आई मीन टू से हॉरिजेंटली हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टली मतलब मैंने ऐसे डाला, देखो अभी ऐसे भी रिपीट हो रही है, ऐसे ऐसे भी, मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टली डाला, अब देखो सिर्फ ऐसे रिपीट हो रही है, लाइक हॉरिजॉन्टली। अगर मैं रिपीट वाई डालू ना तो सिर्फ वर्टिकली रिपीट होगी, देखो सिर्फ वर्टिकली रिपीट होगी, ठीक है। तो ऐसे आप डाल रहे होते हो। और इसकी शॉर्ट हैंड वगैरह इग्नोर करो। बॉर्डर कैसे देते हैं मैंने बता ही दिया आपको। बॉर्डर की टाइप है ये, बॉर्डर स्टाइल जो भी दो, डॉटेड दो, डैश दो, सॉलिड दो, डबल ग्रुप, तो ये सब देके आप खुद भी चेक कर सकते हो। देखो डॉटेड दोगे तो ऐसी बॉर्डर दिखेगी, डैश्ड में ऐसी, सॉलिड ऐसी, डबल बॉर्डर ऐसी। अब बाकी जो भी है आप देख लो, ठीक है। बॉर्डर की विड्थ कैसे देते हैं पता ही है आपको, बॉर्डर विड्थ ऐसे डिफाइन कर दो, ठीक है। बॉर्डर की स्टाइल सॉलिड है, विड्थ 5 पिक्सल 10 पिक्सल जो भी देना है वैसे दे दो। बॉर्डर की अगर इन सबको आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है एक ही लाइन में तो ऐसे लिख दो, बॉर्डर की विड्थ 5 पिक्सल दो, टाइप उसकी सॉलिड दो, और जो कलर है उसको रेड दे दो। तो आप ऐसे भी दे सकते हो। अगर मैं CSS मार्जिन के ऊपर आऊं, तो मार्जिन क्या होता है आपको पता है। मैं ट्राई इट योरसेल्फ में जाता हूँ, अब मैं सपोज कर लो मार्जिन है ना, मैंने मार्जिन टॉप, यहाँ देखो मैं गौर करना, मैं 200 देता हूँ, तो ये कंटेंट है, ये देखो ना ऊपर से 200 नीचे आ जाएगा, खिसक के नीचे आ गया। तो मार्जिन बॉर्डर से बाहर स्पेसिंग आप देते हो, ठीक है। मार्जिन का मतलब है मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम, या तो आप ऐसे दे दो अलग अलग, या फिर आप डायरेक्ट दे दो, आप दो मार्जिन 40 पिक्सल। लाइक सबसे पहले किस 40 पिक्सल मैंने दिया तो ये किस पे लगेगा, टॉप पे। फिर मैंने अगर 60 पिक्सल दिया तो ये किस पे लगेगा, राइट पे, फिर बॉटम पे, फिर लेफ्ट पे, फिर राइट पे, फिर बॉटम पे, फिर लेफ्ट पे, ठीक है। कुछ ऐसा, और फिर ऐसे। अब मैंने करा इसको, देखो अकॉर्डिंगली इसने ले लिया यहाँ पे। बाय द वे मैं इसको हटाता हूँ पहले वाले को, अब इसको लेना चाहिए। मैं अगर इसको 400 पिक्सल दे दूं तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो गया देखो, ठीक है। तो या फिर इंडिविजुअली आप ऐसे एक एक करके दो, आपकी मर्जी, आप जैसे भी देना चाहते हो। तो इसको बोलते हो आप मार्जिन, ठीक है। कैसे दे रहे हैं हम समझ लो। पैडिंग में क्या होता है, इंटरनली स्पेस लेता है ये पूरा। देखो मार्जिन आप देते तो क्या होता है, ये बॉर्डर है ना, ये जो इस कलर की दिख रही है, इसके बाहर से स्पेस नहीं लेता। पैडिंग इंटरनली स्पेस लेता है, तो आप पैडिंग दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट।
शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो। ठीक है, इसका मतलब है जब आप ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब है कि टॉप की पैडिंग 25 पिक्सल, राइट और लेफ्ट की पैडिंग 50, कुछ ऐसा। और ये अगर आप 3 देते हो तो, वरना अगर आप 4 दे रहे हो तो ये टॉप होगा और ये राइट और ये बॉटम, ये लेफ्ट, कुछ ऐसा। ठीक है, आउटलाइन रहने देते हैं, सीएसएस टेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। तो ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग वगैरह है, कलर टेक्स्ट की जो भी आप दोगे वो। और टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको कहाँ देना है, टेक्स्ट 3-4 प्रॉपर्टीज है। टेक्स्ट अलाइन लास्ट, डायरेक्शन, आप सिर्फ टेक्स्ट अलाइन वगैरह देख लो, सेंटर लेफ्ट जहां भी दोगे टेक्स्ट वहां आपका चलाएगा। अगर आपने टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई दे रखा है, देखो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई दिया है तो उसको जहां स्पेस मिलेगा जस्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग आ जाता है जनरली। अगर आपने टेस्ट अलाइन लास्ट दिया है, लास्ट राइट, तो फिर यहाँ से ये इतना स्पेस छोड़ के ऐसे शुरू होता है, देखो यहाँ पे लास्ट से उसने खुद को अलाइन करा है। बट किस साइड, उसने राइट साइड करा है इनिशियली। मैं अगर इसको लेफ्ट दे दूं फिर क्या होगा, लेफ्ट मैं दे दूं फिर देखो उसने इस तरफ से स्पेस छोड़ के खुद को अलाइन करा। तो ये अलाइनमेंट की चीज है। टेक्स्ट को डेकोरेट करना है, मतलब टेक्स्ट के नीचे आपको देनी है ना अंडरलाइन देनी है। तो ऐसे दोगे, टेक्स्ट डेकोरेशन लिखोगे, लिखोगे ओवर लाइन, तो ऐसे लाइन कट टाइप आ जाएगा। लाइन थ्रू, अच्छा ओवर लाइन मतलब ऊपर आ जाएगा लाइन। लाइन थ्रू लिखोगे तो ऐसे कट करके आ जाएगा, अंडरलाइन में अंडरलाइन, और जो है आप देख ही रहे हो। तो ये सारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी थी। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको करनी होगी तो आप दे सकते हो, अपर केस कर दोगे ना, दिखाता हूँ मैं, देखो मैंने यहाँ अपर केस दिया है तो ये देखो अपर केस में टेक्स्ट हो गया, मैंने लोअर केस दिया लोअर केस, ऐसे ही लिखोगे टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्मेशन, फिर अपर केस लोअर केस। कैपिटलाइज दोगे तो जो पूरे के पूरे पैराग्राफ का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा, टी कैपिटल, आई कैपिटल, सी कैपिटल, कुछ ऐसा आपका मोरलेस हो जाता है। अब टेक्स्ट के बीच की स्पेसिंग वगैरह तो ये सब आप देख लेना। खैर, बाय द वे मैं कहाँ था, मैं था जी फ्लेक्स के ऊपर, और अब वक्त भी होने वाला है तो मैं फ्लेक्स बहुत जल्दी से बता दूं। सीएसएस का फ्लेक्स बॉक्स है क्या, देखो फ्लेक्स बॉक्स क्या है। फ्लेक्स बॉक्स इज शॉर्टेड फॉर फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट मॉड्यूल। लेआउट मॉड्यूल बनाने के ये काम आता है, लेआउट बनाने के काम आता है। ठीक है, रो और कॉलम वगैरह की हेल्प से आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। और अगर आपको याद होना यहाँ पे यहाँ पे सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स में मैं अगर आऊँ, इसको डिस्कार्ड करता हूँ, वेट। सीएसएक्स सीएसएस आपका क्या है यहाँ पे कि लेआउट डिफाइन करते हो फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से। फ्लेक्स बॉक्स क्या है, देखो फ्लेक्स बॉक्स इज अ सीएसएस लेआउट मॉडल डिजाइंड टू अरेंज एलिमेंट इन वन डायमेंशनल स्पेस। अगर आपको 1D में एलिमेंट को अरेंज करना है, किसी एलिमेंट को लेफ्ट में भेजना है, किसी को राइट में, किसी के बीच स्पेसिंग देनी है, किसी को ऊपर किसी के नीचे, समझ रहे हो ना, तो आप यूज करते हो फ्लेक्स बॉक्स का। ये क्या है, सीएसएस लेआउट मॉडल है डिजाइन करने के लिए, या फिर एलिमेंट को अरेंज करता है वन डायमेंशनल स्पेस में, या तो हॉरिजेंटली या तो वर्टिकली, ये आपका काम कर देगा। वाई यूज फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स बॉक्स का यूज करें क्यों हम, तो जी देखो फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है, मेक इट मच इजियर, क्या क्या, तो अलाइन करना एलिमेंट को वर्टिकली और हॉरिजेंटली, टेंशन फ्री होके अलाइन करो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट स्पेस डायनेमिकली, डायनेमिकली स्पेस देता है, दे देता है, और रिस्पॉन्सिव बनाता है चीजों को। रिस्पॉन्सिव मतलब स्क्रीन को अडेप्ट कर दे। अभी मेरी स्क्रीन इतनी बड़ी है, स्क्रीन जैसे जैसे छोटी होगी तो उसमें भी वो फिक्स हो जाए। तो कैसे देते हो, तो सबसे पहले जहां पे आप फ्लेक्स यूज करना चाहते हो तो उसका जो पेरेंट होगा ना, जो कंटेनर होगा, जो सबसे टॉप का एलिमेंट होगा, उसमें आप क्या दोगे। सपोज कर लो कोई डिव है, डिव के अंदर पैराग्राफ वगैरह बहुत कुछ आती है, तो आप उसमें दोगे डिस्प्ले और उसके टाइप की, मैं डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करना चाहता हूँ। और ऐसे आप सीएसएस में देते हो, जैसे आप बॉर्डर वगैरह डिफाइन कर रहे थे वैसे ही। डिव है सीएसएस, सीएसएस में आपने बोला फ्लेक्स दूंगा मैं, फ्लेक्स डायरेक्शन दे सकते हो कि रो वाइज चाहते हो, कॉलम वाइज चाहते हो, कैसे चाहते हो। फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन रो वाइज चाहते हैं। जस्टिफाई कंटेंट कि मतलब अलाइन करना चाहते हो आइटम को मेन एक्सिस पे, कैसे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अगर आप जस्टिफाई कंटेंट कर रहे हो, स्पेस बिटवीन दे रहे हो, तो सपोज कर लो 3 डिव थी, एक डिव, 2 डिव, 3 डिव, 3 कंटेंट है, 3 कार्ड है सपोज कर लो, तो आपस में सब स्पेसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी। ठीक है, और जाके बिल्कुल लास्ट बॉर्डर में ये सट जाती हैं। अगर आपने जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस अराउंड दे दिया, ऐसे स्पेस अराउंड, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो भी स्पेसेस होंगी आपस में बांट लेगा, इधर भी स्पेस, इधर इधर अकॉर्डिंगली। स्पेस इवनली आपने दिया ना तो सब बराबर बराबर स्पेस लेगा, इसके भी इस तरफ जितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग सब ले लेगा। तो डिफरेंस है स्पेस बिटवीन, मतलब सबसे पहले तो बॉर्डर पे जाओ और बाकी जो स्पेस बटे बचेंगी ऐसे। स्पेस राउंड कुछ ऐसा, स्पेस इवनली बराबर बराबर स्पेस ले लेगा।
अलाइन आइटम्स, आप आइटम्स को कैसे अलाइन करना चाहते हो, सेंटर, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, जैसे भी। फ्लेक्स रैप आप यूज कर सकते हो जब कई बार क्या होता है आप बहुत सी चीजें डालते हो तो लाइन ब्रेक हो जाती है, तब ये यूज होता है। फिलहाल के लिए इग्नोर करना, रहने दो आप। तो सबसे पहले कंटेंट है, अगर आपने उसमें डिस्प्ले फ्लैक्स दिया, आप फ्लैक्स स्टार्ट दोगे तो सारी कंटेंट स्टार्टिंग में आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपने फ्लैक्स एंड दिया तो सारे आपके जो कंटेंट है ना, जो बॉक्स हैं, जो आपने कार्ड्स बना रखी हैं और जो आपने टेबल्स डिफाइन करा है, जो भी है, वो लास्ट से अलाइन हो जाता है यहाँ पे फ्लैक्स में। आई मीन से लेफ्ट से, यहाँ पे राइट से होता है। सेंटर दोगे तो बिल्कुल सेंटर में। स्पेस बिटवीन मतलब कंटेंट के बीच में जब स्पेस देना हो तब यूज होता है जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी। जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं, देखो जस्टिफाई कंटेंट है ना, स्पेस देने के लिए कि स्पेस बिटवीन चाहिए, स्पेस राउंड चाहिए, स्पेस इवनली चाहिए, जैसा भी चाहिए मिलेगा। गैप देना है कंटेंट के बीच में तो दो गैप, 10 पिक्सल का, 30 पिक्सल का, जो भी दोगे उसके अकॉर्डिंग वो गैप ले लेगा, ठीक है। अब कंटेंट को अलाइन करना है तो दो तरीकों से अलाइन कर सकते हो आप, या तो हॉरिजॉन्टली अलाइन करोगे या तो वर्टिकली। अगर आपने हॉरिजॉन्टली अलाइन करी, देखो यहाँ मैंने स्पेस बिटवीन दिया तो इसने स्पेस ले लिया कुछ ऐसा, और आपको वर्टिकली करनी है तो आप ऐसे भी दे सकते हो। वर्टिकली भी आप इसको दे सकते हो, स्पेस राउंड, स्ट्रेच दे दोगे, बहुत सी चीजें। अगर आपने इसको देखो, अभी तक मैंने आपको दिखाई फ्लेक्स स्टार्ट यहाँ पे, तो फ्लेक्स स्टार्ट कैसे काम कर रही थी, हॉरिजॉन्टली मैंने दिखाई। वर्टिकली इसका यूज करोगे तो क्या होगा, ऐसे हो जाती हैं आपके फ्लेक्स स्टार्ट के मतलब रिगार्डिंग टॉप पे सारी चीजें चली जाएंगी, ऐसे ऊपर से नीचे, ठीक है। फ्लेक्स एंड दोगे तो नीचे से, ठीक है। सेंटर दोगे तो बिल्कुल सेंटर में, ऊपर भी स्पेस छोड़ देगा, नीचे भी स्पेस छोड़ देगा। स्ट्रेच दोगे ना तो पूरा स्पेस खुद को स्ट्रेच करके पूरा का पूरा स्पेस अपने अंदर ले लेगा। उसके बाद सी एस एस फ्लैक्स बॉक्स में और क्या क्या आता है, सी एस एस फ्लैक्स डायरेक्शन एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आप रो दोगे तो ऐसे हो जाएंगी। अगर आप सी एस एस फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी कॉलम दोगे तो आपकी कंटेंट ऐसे अरेंज हो जाएंगी, वरना ऐसे रो वाइज अरेंज हो जाती हैं। रो रिवर्स दोगे तो देखो गौर करना, यहाँ पे सबसे छोटा कंटेंट, फिर अकॉर्डिंगली रिजर्व हुआ जो आपने पहले दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। और रो रिवर्स दोगे ना तो सब जो सबसे पहले आपने लिखा होगा वो सबसे लास्ट में आएगा, फिर ये, और जो सबसे लास्ट वाला था वो पहला, मतलब रो रो जो है ना उसको रिवर्स कर दो, पहले को बाद में, बाद वाले को पहले में, कॉलम रिवर्स भी वही है। अलाइन करना है तो फ्लेक्स स्टार्ट दोगे तो ऊपर, फ्लेक्स सेंटर दोगे तो ऊपर नीचे दोनों स्पेस छोड़ देगा, बीच में रहेगा कहीं। फ्लेक्स एंड दोगे तो कंटेंट बिल्कुल नीचे, स्ट्रेच दोगे तो वो पूरा स्पेस ले लेंगी। जस्टिफाई कंटेंट, अगर आप फ्लेक्स स्टार्ट दोगे तो बिल्कुल लेफ्ट में चली जाती हैं, सेंटर दोगे तो सेंटर, एंड दोगे तो बिल्कुल राइट में, स्पेस बिटवीन में स्पेस लेंगी, स्पेस अराउंड जो भी उसके आसपास होगा स्पेस, वो स्पेस इवनली, सारी की सारी स्पेस इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। वही आप हॉरिजेंटली करोगे तो वो कैसे रिएक्ट करेगा वो मैंने यहाँ दे रखा है। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, अगर आप जस्टिफाई कंटेंट देते हो फ्लेक्स स्टार्ट जो भी मैंने दिखाया, तो अगर आपके पास चार कार्ड्स हैं, कार्ड्स वन, कार्ड टू, कार्ड थ्री, कार्ड फोर, तो वो ऐसे अरेंज हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप देते हो फ्लेक्स कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यू आप देते हो फ्लेक्स एंड, तो ऐसे हो जाती हैं, सेंटर में ऐसे, स्पेस अराउंड वगैरह, ये सब तो आप समझ ही रहे हो। और अभी तक जो भी मैंने बताया वही चीज है कि जब आप फ्लेक्स डायरेक्शन रो दोगे तो अगर तीन कार्ड है तो वो ऐसे अलाइंड होंगी, रिवर्स दोगे तो ऐसे अलाइंड हो जाती है। मैं अगर इसको जूम करके आपको दिखाऊं ना तो देखो आप, जब आप रो दोगे, सपोज कर लो आपके पास तीन कार्ड्स हैं, आपने फ्लेक्स रो दिया है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, मतलब फ्लेक्स डायरेक्शन की वैल्यू आपने रो दी है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज की फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट, इन सबको अप्लाई करने के लिए आपका जो पेरेंट हेडर होगा, मतलब पेरेंट कंटेनर होगा, उसमें डिस्प्ले की प्रॉपर्टी फ्लेक्स देनी जरूरी है, तभी ये सब काम करेगा। तो रो दोगे तो ऐसे अरेंज हो जाएगा, रो रिवर्स दोगे तो कुछ इस साइड हो जाता है, मतलब जो लास्ट में आना था वो पहले आएगा। कॉलम में फिर वही चीज है, अब जो भी चीजें थी वो मैंने बता दी। अगर आपके पास कुछ कंटेंट है, 1 2 3 करके कंटेंट है और भी है जो कि इस लाइन से बाहर चला जाएगा, मतलब आपकी डिस्प्ले से बाहर चला जाएगा वो कंटेंट। अगर आपने फ्लैक्स रैप में की, मतलब फ्लैक्स रैप की प्रॉपर्टी नो रैप आपने दी है ना, तो क्या होगा कि ये लाइन ब्रेक करके बाहर चला जाएगा। बट अगर आपने रैप दे दिया तो क्या करेगा, इसको नीचे शिफ्ट कर देगा जैसे ही आपकी स्क्रीन छोटी होगी उसके रिगार्डिंग। अब और भी चीजें, ऑर्डर, फ्लेक्स, ग्लो, बट इतना ज्यादा आपको यूज करना नहीं है, इन सबको रहने देते हैं, ये सब बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब अगर आप इसके एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो देखो, पहले मैं इन सबको बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये ठीक है।
तो यहाँ देखो तीन डिव बन रखा है। अब सपोज करो इन्हीं डिव में आप बहुत कुछ डाल दो, पैराग्राफ डाल दो, हेडिंग डाल दो, समझ सकते हो, जो भी आपको डालनी है डालो। तो इन शॉर्ट मान के चलो अपन लोग के पास तीन कार्ड्स हैं, ठीक है। मैंने बोला फ्लेक्स कंटेनर, मुझे कंटेनर फ्लेक्स चाहिए, फ्लेक्स कंटेनर बोला। तो ये सब यहाँ कुछ ऐसा आ गया। सपोज करो मैंने ऐसा नहीं दिया होता, फिर क्या, कुछ नहीं आया। मैंने बोला फ्लेक्स कंटेनर तो यहाँ पे आ गया। बाय द वे गौर करना, मैंने फ्लेक्स कंटेनर पे ना यहाँ कुछ डिजाइन लगा रखा है। सपोज करो मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो फ्लेक्स कंटेनर का कुछ नहीं है। और तो मैंने क्लास में दे दिया ये। और अगर डिस्प्ले दोगे तो डिस्प्ले फ्लेक्स दे देना, बेहतर होता है। बाय द वे स्टाइल देखो यहाँ पे फ्लेक्स कंटेनर दे रहा हूँ, तो मैंने स्टाइल में क्या दिया है कि डिस्प्ले मेरी फ्लेक्स होगी। मतलब मैंने यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स दे रखा है। फ्लेक्स कंटेनर मेरे क्लास का नेम है। अभी मैं बूटस्ट्रैप यूज नहीं कर रहा हूँ जो काम करेगा। यहाँ मैंने फ्लेक्स, सपोज करो मैंने फ्लेक्स सी यहाँ लिखा होता ना, ठीक है। तो यहाँ भी फ्लेक्स सी कर देता हूँ, तो ये चीजें इसके ऊपर भी अप्लाई हो जानी थी, ठीक है। अप्लाई हो गई है आपकी कुछ ऐसे, ठीक है। फ्लेक्स कंटेनर जो भी आप देते हो उसके अकॉर्डिंगली चीजें आपकी अप्लाई हो जाती है, बट जो जैसा था उसको वैसे कर देते हैं। तो एट लास्ट जो भी चीजें थी आपकी अप्लाई हो गई यहाँ पे। तो फिर अब हम देखते हैं, तीन चीजें देखी आपने फ्लेक्स की इंट्रो, अब हम देखते हैं फ्लेक्स कंटेनर। ठीक है वेट, यहाँ देखो आप गौर करना। ये है, इसके अंदर तीन इसकी चाइल्ड है, इसी के ऊपर लगानी है। डिस्प्ले इसकी मैंने फ्लेक्स दे रखी है, और फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने रो दिया है। तो देखो तीनों डिव है ना, जो भी कंटेंट है वो रो वाइज आ गया। मैं यहाँ कॉलम देता हूँ, फिर कॉलम वाइज आएंगी ये चीजें। मैं यहाँ कॉलम रिवर्स दे देता हूँ, फिर कॉलम रिवर्स हो जाएगा। थ्री ऊपर चला जाएगा, वन नीचे चला जाएगा, जबकि थ्री सबसे लास्ट आ रहा था। वहीं अगर मैं रो रिवर्स देता हूँ तो थ्री हॉरिजेंटली पहले चलाएगा। तो ऐसे डिफाइन करते हो, ठीक है। और मैं सिर्फ रो देता हूँ ना, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। और इसके बाद और क्या क्या था मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया। जस्टिफाई कंटेंट अब मैं यहाँ यूज करता हूँ, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट यूज करता हूँ मैं अब फ्लेक्स कंटेनर पे। वेट, चलो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। कॉलम दिया मैंने, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स दे दो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दो, तो वो शिफ्ट कर लेगा खुद को अकॉर्डिंगली। रैप नो रैप का क्या सीन है, गौर करना यहाँ पे। यहाँ ये डिस्प्ले था, ये स्क्रीन साइज था, यहाँ पे उसने रैप दे रखा है। मैं अगर नो रैप कर दूं, फिर मैंने बोला नो रैप, अब क्या होगा, देखो एक ही लाइन में ना सबको उसने अरेंज कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सप्रेस करके। तो डेट्स वाई आप रैप जरूर देना कि फ्लेक्स जो है ना उसकी डिस्प्ले वो रैप होंगी। तो ये अगर जैसे ही लाइन भर जाएंगी तो ये नीचे खुद को शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। और फिर ये सारी की सारी जस्टिफाई कंटेंट के ऊपर अब हम आते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट मैंने यहाँ दिया है, सेंटर चाहिए तो सेंटर में आ गई। मैं बोलूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दो, तो उसके अकॉर्डिंग स्पेस ले लेंगी। ये देखो स्पेस ले ली। मैं बोलूँ स्पेस अराउंड दो, तो ये स्पेस अराउंड ले लेगा। मैं बोलूँ स्पेस इवनली, तो इक्वल इक्वल स्पेस आपस में ले लेता है। तो यही सारी की सारी चीजें थी। और अगर आपको इतना समझ आया तो भाई काफी है, लिटरली काफी है। अब ये अलाइन कंटेंट देख लेना, सेंटर है क्या है, तो वो सब मैंने जो भी यहाँ बताया ना इसमें, वही चीजों को अप्लाई करा गया है कोड में, और कुछ नहीं है। फ्लेक्स रिस्पॉन्सिव तो देखो कैसे कंटेनर बनाए, खैर। फ्लेक्स आइटम तो यहाँ पे वही चीजें ऑर्डर वगैरह इन सब की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आप ये समझ गए कि फ्लेक्स देते हैं तो हॉरिजेंटली वर्टिकली जो देते हो शिफ्ट हो जाता है, कैसे दिखती हैं चीजें, तो ये मोर देन इनफ होगा, ठीक है। और फिर तो फिर आज के लिए इतना ही। और कल हम क्या करेंगे, कल मैं देख लेता हूँ, अगर आपको इशू हुआ तो इसके पीएजीए को मैं डिस्कस कर दूंगा, वरना वीक 3 की समरी हम देख लेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। मैं अब करता हूँ इसको क्या